Hi everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. This is Palak Prakyani, your English educator. Dear students, as you all can see in this video, we are going to begin grammar का एक नया टॉपिक जिसका नाम आप देख ही सकते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अब भाई एग्रीमेंट सुन के सबको लगता है मैम ये कौन से कोर्ट में आ गए हम, कौन से साइन हो रहे हैं एग्रीमेंट पे, तो बिल्कुल सही समझे हो। यहाँ पे दो पार्टीज हैं, पहली पार्टी है अपनी सब्जेक्ट और दूसरी है वर्ब। अब ये लोग ना कुछ बातों पे एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, भाई अगर तू भी ऐसा चलेगा तो मैं भी ऐसा चलूंगा। सो देयर आर सम रूल्स जिससे हम समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री करके बिल्कुल सही सेंटेंस बनाते हैं। तो बेटा पूरे वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी रूल्स हैं उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स आज तक रहे हैं इस टॉपिक को लेके वो सभी के सभी क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द क्लास। एंड अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करने से पहले दोनों पार्टीज के बारे में पता तो होना चाहिए ना, ये दोनों हैं कौन भाई। तो एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियस टॉपिक्स जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें इनके बारे में, लेकिन यार रिकॉल करने में क्या ही दिक्कत है। तो आइए फटाफट से जो है अपन इन्हें रिकॉल करते हैं। अब सबसे पहला वर्ड इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सुन के सभी को लगता है इंग्लिश मैथ साइंस की बात कर रहे हो, नहीं यार। इंग्लिश ग्रामर में देयर इज डिफरेंस। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ऐसी चीज है, ऐसी चीज भाई कैसी चीज, ऐसा नाउन है या ऐसा प्रोनाउन है। भाई जब भी मैं चीज बोलूं, थिंग बोलूं, इससे मेरा क्या मतलब है, मैं संज्ञा या सर्वनाम दैट इज नाउन या प्रोनाउन की बात कर रही हूं। तो सब्जेक्ट ऐसा नाउन या प्रोनाउन है जिस पर यानी ऑन विच या फिर विच डज द एक्शन। बेसिकली अपन ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, विच डज द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है। कैसा एक्शन भाई, जो क्रिया कर रहा है यानी जो वर्ब कर रहा है। यानी अगर अभी मैं पढ़ा रही हूं पलक मैम इज टीचिंग, तो यहां हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, पलक मैम। क्यों, क्योंकि मैं कर रही हूं क्रिया, है ना, तो मैं सब्जेक्ट हुई, मैं कहानी का हीरो हुई। सो ऐसे ही एनी नाउन और प्रोनाउन जो कि एक्शन कर रहा हो खुद, आई हुआ, यू हुआ, मैन हुआ, वुमन हुआ, राम हुआ, सीता, कोई भी नाम ले लो आप, है ना, जो एक्शन कर रहा हो दैट इज टर्म्ड एज अ सब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने कहा, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस दिया करो तुम लोग, मान लो अगर मैंने कहा ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अरे भाई कौन खेल रहा है, ही, तो यहां ही क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एंड बेटा प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। क्योंकि अपन वर्ब पढ़ के आए हैं तो उम्मीद करती हूं कि आप सबको डिफरेंस समझ आएगा। प्लेइंग मेन वर्ब है और इस क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके, बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा पूछो कि मैम ये कहां पढ़ के आए हैं, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दिख जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां वर्ब करके अलग से एक पूरा टॉपिक है। सो इफ यू विल स्टडी दैट देन यू विल कम टू नो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं। तो बात समझ आई। अच्छा अब बोलो मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इतनी मेहनत हम करते हैं तो रीजन जानना जरूरी है। अब बात यह है, आपने काफी देखा होगा, खुद में भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आप इंग्लिश गलत बोलते हो, या यू हैव हर्ड सम पीपल कि ये इंग्लिश गलत बोल रहा है, या हमसे इंग्लिश करेक्ट बनती नहीं है मैम, ऐसा क्यों। क्योंकि हमें जो है ना सब्जेक्ट वर्ब के रूल्स नहीं पता है कि ये जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है उसमें ये किससे एग्री करते हैं। क्योंकि भाई जरूरी है कि नहीं, अगर एक जगह सब्जेक्ट है एक जगह वर्ब है तो दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। अरे सिंपल सा एग्जांपल लो, घर में रहते हो ना, घर में कौन है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है। अब हर घर का कोई ना कोई रूल होता है ना कि भाई साथ में रहना है तो शेयरिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है लड़ते रहोगे तो फिर क्या मतलब। तो सिमिलरली ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको मान के चलनी पड़ेगी एक दूसरे के, कि मम्मी कहती हैं खाना भाई दिन का खाना 2 बजे खाना है, तो सबको वो बात माननी पड़ेगी। सो सिमिलरली जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आते हैं तो बेटा कुछ बातें तो एक दूसरे की माननी पड़ेगी। लाइफ में एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है एक दूसरे के साथ, तभी शांति से चल सकते हैं। सो क्लियरली जब हम सब्जेक्ट और वर्ब की इन बातों को देखेंगे, अग्री करेंगे, देन ओनली हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनेंगे करेक्ट एंड आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। सो आई होप इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम क्यों पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी कुछ बातों से भाई। अब व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बता दिया है। सिंटैक्स वर्ड आपने सुना होगा, क्योंकि ये वर्ड आ जाता है तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको बताऊं। सिंटैक्स का बेसिकली मतलब होता है वाक्य रचना। वाक्य रचना को व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश, सेंटेंस फॉर्मेशन। ये बेसिक्स होता है, मतलब छोटे बच्चे देखे ना, छोटे बच्चे तो आप पहले उनको शुरुआत में क्या पढ़ाते हो, ABCD पढ़ाते हो, लेटर पढ़ाते हो, देन यू मूव ऑन कि बेटा अब तुम वर्ड बनाना सीखो, CAT कैट, DOG डॉग, ये बना लिया।
नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं, वो सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही वास्ट है, ये फर्स्ट क्लास तक जो है ना लिमिटेड नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, स्टिल देयर आर केसेस जब हम सेंटेंस गलत बना देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। तो बोलो मैम समझ गए, आपने इतना बता दिया कि एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी क्यों है, एंड ये हर इंसान के लिए, चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, either you are out of school, if you are teaching, सबके लिए जरूरी होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना if you want to write the correct English. So वाक्य रचना अर्थात अंग्रेजी वाक्य यानी इंग्लिश में सेंटेंस बनाना। इसमें मेन रूप से किसका ध्यान रखा जाता है कि कर्ता यानी बेटा सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, एंड क्रिया यानी वर्ब में एग्रीमेंट रहे। सो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, जैसे मैम एग्रीमेंट कैसे होगा, तो मान लो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कहेगा तुम भी सिंगुलर रहो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये एक केस मैंने बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस है, अराउंड 20 केसेस हमको पढ़ने हैं, एंड डोंट वरी कि इनको रटना है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगी, सो विद दैट यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, चलिए मूविंग ऑन। ये जरूरी है या फिर ये आवश्यक है कि हर एक इंसान को वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार करने का जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट, बेटा सिंगुलर क्या होता है पहले समझो। मैं वीडियो में सारे बेसिक्स बताती जाऊंगी। सिंगुलर हिंदी में कहते हैं इसे एक वचन। एक वचन समझते हो क्या होता है? इफ आई सेड लड़का, तो लड़का क्या हुआ? एक वचन। इसे इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगी? बॉय लिखूंगी। देन व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल इज बेसिकली बहुवचन, यानी मैं बॉयज कहूंगी या हिंदी में क्या कहूंगी उसे? लड़के। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, यानी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब जैसी भी चीजें होती हैं, जो कि मैं जब आगे टॉपिक आएगा नंबर का तो मैं आपको समझाती हूँ। बात समझ आई? चलिए अब नाउ ये जो कुछ निम्नलिखित नियम यानी कुछ रूल्स हैं, उन पे हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे। सो इफ यू वांट यू कैन टेक योर नोटबुक विथ यू। छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हो कि कौन से रूल्स हैं, सो दैट आप उनको डेली थोड़ा हल्का सा भी देख लिया। डेली मैं बताती हूँ ना, एक रूल भी देख लो, आज ये पढ़ लो, डेली एक एक रूल उठाओ, तो तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब वर्ब सामान्यतः प्लूरल होता है। अब उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सबको पता है, लड़का लड़के कर सकते हो, बॉय बॉयज कर सकते हो, चाइल्ड अगर सिंगुलर है तो बेटा इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो तो ये समझते हो क्या होता है। गर्ल लिखा ये सिंगुलर है, गर्ल्स लिखा ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये सब नाउन है, तो नाउन ही सब्जेक्ट होता है, ये तो हम समझते हैं। लेकिन अब बोलोगे मैम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है? क्रिया तो हमने पढ़ा है, लेकिन क्रिया में हमने ये नहीं पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल। तो फटाफट से इसको अपन रिकॉल करते हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। अच्छा, ये मैं बता क्यों रही हूं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। कैसा कंफ्यूजन? हमारे दिमाग में बचपन से ये रहा है कि अगर कोई भी चीज प्लूरल हो जाए यानी बहुवचन में हो जाए इंग्लिश में, तो उसके आगे हम यूजुअली एस लगाते हैं, जनरली, है ना, आमतौर पे। अरे सही बात है कि नहीं? बॉय है तो एस लगा दिया, बॉयज हो गया प्लूरल। गर्ल है, एस लगा दिया, प्लूरल हो गया। और भी ले लो भाई, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। बुक है, एस लगा दिया, बुक्स हो गया। तो हमारे दिमाग में एक वो ना फिट हो गया है कॉन्सेप्ट कि अगर हम एस लगाएंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। बट बेटा मेरे समझो, ये यहाँ किसका केस है? ये सब्जेक्ट का केस है। वर्ब में कहानी उल्टी है, आधे लोगों को ये कहानी ही नहीं समझ आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस क्लियर। आज जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, इसको आज क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को कि सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब में कहानी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जब वर्ब सिंगुलर होगा, अब मैं क्या बता रही हूं, हम यूजुअली या मोस्टली की बात कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। कुछ केसेस एक्सेप्शन होंगे, बिल्कुल मानती हूं, लेकिन आप 90% वाली चीज तो पहले समझो। 10% मैं बाद में बताऊंगी, पहले 90% वाली समझो। ज्यादातर वर्ब्स में जब एंड में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा वॉक, अच्छा एक वर्ब ले लो, चलो यहां पे एक वर्ब ले लो, क्रिया है वॉक यानी चलना। बेटा अगर मैं वॉक के आगे एस लगा दूं तो कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा वॉक्स हो गया, पलक मैम ये तो प्लूरल वर्ब है। बिल्कुल गलत हो।
ये वर्ब में केस थोड़ा सा उल्टा है, यहां पे जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। सो व्हेन आई से वॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर वर्ब। और भी कोई ले लो वर्ड, टॉक ले लो, टॉक में एस लगा दिया, ये सिंगुलर हो गया, टॉक्स हो गया। और भी कोई कुछ भी एग्जांपल ले लो तुम, है ना। स्टडी का तुम स्टडीज कर लो, स्टडी का तुम स्टडीज कर लो। अच्छा, अब जैसे कहीं पे एस लगाना होगा, कहीं ईएस लगाना होगा और कहीं आईईएस लगाना होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। मैंने वही कहा 90% केस वाली चीज ध्यान रखो, एस ईएस और आईईएस। जैसे एक वर्ब है गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। तो गो का सिंगुलर क्या होगा बेटा, गोज, GO, लास्ट में हम लगाएंगे ES। बात समझ आई। वॉक्स, टॉक, स्टडीज, गोज, इसी टाइप से आप कोई भी क्रिया ले लो, उसमें S, ES या IES रूल के अनुसार लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो बोले मैम प्लूरल क्या होता है, बेटा प्लूरल ले लो, वॉक्स का वॉक कर दो, टॉक्स का टॉक कर दो, स्टडीज का स्टडी कर दो, गोज का गो कर दो। अच्छा, अभी भी अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो यार मैम मजा नहीं आ रहा बात में, आपने बता तो दिया पर इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक एग्जाम्पल देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैंने एक नाम लिया, ठीक है, शी ले लेती हूं, एक लड़की है, सुबह सुबह वॉक करती है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, शी। शी क्या है बेटा, सिंगुलर है। शी क्या है, एक ही लड़की की बात है ना। शी क्या होता है, शी क्या होता है, एक ही लड़की की बात कर रही हूं मैं, तो सिंगुलर हुई। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी कहता है तू भी सिंगुलर बन जा भाई, है ना। सब्जेक्ट कहता है तुम भी सिंगुलर हो गया, अगर मैं सिंगुलर तो तुम भी सिंगुलर, ठीक है। दोस्त होता है ना, दोस्त कहता है कि अगर भाई मेरे को डांट पड़ेगी तो तेरे को भी पड़ेगी। तो सिमिलरली ये कहता है कि अगर तुम सिंगुलर हो तो मैं भी सिंगुलर हूंगा, तो वॉक्स आएगा यहाँ पे, शी वॉक्स इन दी मॉर्निंग। बोलो हाँ मैम, सेंटेंस तो हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन बस रूल आज समझा है ढंग से कि शी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस लिख देती हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉक्स क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब। देखो एस आया ना, तो एस इज नॉट प्लूरल, दिस इज सिंगुलर वर्ब। ओके, चलिए अब तुमको मैं प्लूरल का एग्जांपल देती हूं। एक प्लूरल में देखते हैं, जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग्स का ले लेते हैं, द डॉग्स। अब एक वर्ड देखा है चेज करना, किसी का पीछा करना, है ना। तो द डॉग्स चेजेस नहीं लिखूंगी, चेज लिखूंगी, द डॉग्स चेज दी कैट। तो यहां पे क्या हो गया, चेज हो गया हमारा प्लूरल वर्ब, और डॉग्स एस लगा है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। समझ आई कहानी। तो कैसा रहेगा, अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब ये तो ऐसे वाले वर्ड्स हो गए। अब मैं तुम्हें बताती हूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़े हैं ना, इज, आर, वी, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, इनको भी समझ लो। सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग की बात हो रही है ना, इज, आर, ये सब कब लगते हैं, और प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वालों की बात कर रही हूं मैं। तो सबसे पहला ले लो, इज और आर एक साथ लगते हैं ना, इज और आर, या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा। तो जब भी वर्ब सिंगुलर हो तो क्या लगेगा, इज लगेगा। देखो आखिरी में ऐसा आया है, और प्लूरल हो तो आर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, शी इज डांसिंग, तो शी एक हुआ सिंगुलर, तो यहां पे इज लगेंगे। और अगर मैंने कहा दे, यानी वो लोग, सो दे आर डांसिंग। बात क्लियर हुई, ये हो गया इज और आर। दूसरा आता है अपना वॉज और वर। वॉज और वर कुछ नहीं है, इज और आर का ही पास्ट टेंस है, भूतकाल है। तो इसमें अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा। जैसे अमन वॉज स्लीपिंग, तो अमन एक लड़के का नाम है, वॉज आएगा। अब वर कहां पे आएगा, हिज फ्रेंड्स, मैंने कहा हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, यानी बहुत सारे दोस्तों की बात कर रही हूं, सो रहे थे, सो हिज फ्रेंड्स वर स्लीपिंग। तो वॉज वर समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्या है, हैज और हैव। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाला केस है, ठीक है। हैज और हैव, हैज आएगा, अगेन देखो एस दिख रहा है ना आखिरी में, आसान सी कहानी है। हैज को लगा दो सिंगुलर में, हैव को लगा दो प्लूरल में। तो अभी ये इतने जितने अपन को याद है इतने आए हैं, अभी एग्जाम्पल में और आएंगे तो अपन उसको पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब की बात है। चलिए नाउ इफ दिस इज क्लियर, सो अब हम आगे आते हैं। यहां पे क्या बात की गई है आप समझो, अब तो क्लियरली समझ आएगा। जैसे ही मैंने कहा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, आई होप सबके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए बात।
चलिए, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी क्या, जैसे दो दोस्तों के नाम ले लो, एक है मोहन एक है श्याम। मोहन अकेले की अगर मैं बात करूं तो वो सिंगुलर है, एक मोहन लड़का है भाई यहाँ पे, एक ये रहा मोहन, ये सिंगुलर हुआ, और एक हो गया श्याम अगर मैं इसकी बात करूं। तो कहा यह गया है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्ड से जुड़े हो, कौन से वर्ड से, एंड वर्ड से, तब तुम जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। देखो यहाँ पे आर आया है, मोहन एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ऑल्दो अलग अलग से तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब। पहला रूल क्लियर है, he and his friends have arrived, and लगा है तो have क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब। राइस व्हीट एंड पल्स, देखो यहाँ पे तीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक राइस की बात करी, एक व्हीट की बात करी, एंड लगा के पल्स की बात करी। राइस व्हीट एंड पल्स वर अवेलेबल देयर, तो वर क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब। यू एंड दे, तुम और वो कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सो यू एंड दे गो टू स्कूल। गो क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब। गो का सिंगुलर क्या होगा बेटा, गोज होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अगर पहला क्लियर है तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि केसेस हमेशा मान के चलो, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तुम लोग, केमिस्ट्री के बारे में अगर कभी सुना हो, वैसे तो अभी 9th क्लास में हो तो पढ़ते ही होगे, केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन यानी क्या, सारे एलिमेंट्स एक जगह जाएंगे तो वो 2-3 एलिमेंट होंगे जो कहेंगे नहीं, हमें जो है ना इधर गंगा बह रही है तो हमें दूसरी तरफ जाना है। सो सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा ही है, एक रूल रहेगा लेकिन उसमें एक्सेप्शन रहेंगे। तो नोट करने वाली बात क्या है कि अगर बेटा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में बताए, जैसे होता है ना कि आपका दोस्त है तो आप उस दोस्त को जैसे बेनिफैक्टर भी मानते हो, अपना अपना जो है बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हो, कि आपका फायर ब्रिगेड है वो भाई, कि आपकी सारी मुश्किलें दूर करता है, तो उसके लिए 2-3 वर्ड यूज करोगे। तो जैसे मान लो आपका दोस्त आया है पार्टी में, तो आप क्या कह रहे हो, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब फ्रेंड और बेनिफैक्टर में एक उसी इंसान के लिए कह रही हूं, मैं उसी को 2-3 नामों से बोल के बुला रही हूं। सो इन दैट केस अगर आप एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हो लेकिन 2 वर्ड यूज करके, तब तो आपको सिंगुलर ही लगाना है। क्यों, क्योंकि हिंदी में बोल के देखो इसको, मेरा दोस्त और मेरा फायर ब्रिगेड आ गया है ना, आ गए हैं थोड़ी ना बोलोगे, उस एक ही व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं, तो तभी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब हैज। जैसे नेक्स्ट देखो, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर, तो ये हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, इज यूज किया है। सो अगेन केस याद है हमें, अगर हम 2 वर्ड्स बोल के एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन की बात करें, देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। एंड कभी कभार ये केसेस नहीं समझ आते हैं तो आप कोशिश करो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके पढ़ लो हिंदी में। सो विल गेट कि मेरा दोस्त और मेरा बेनिफैक्टर, मेरा फायर ब्रिगेड आ गया है, तो आ गया यानी क्या, एक ही इंसान की बात हो रही है, सो वील यूज सिंगुलर वर्ब। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन दोनों नाउन के पहले आए तो दोनों नाउन को विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल और पोजेसिव प्रोनाउन हम पढ़ के आए हैं बेटा, मेरे आर्टिकल क्या होता है, बचपन से पढ़ते हो, ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल है। यूजुअली अपन लगाते हैं ना किसी के पहले, अ डॉग, अ कैट, एन अम्ब्रेला, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये हो गया आर्टिकल। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हमें पता है सर्वनाम होता है। पोजेसिव का मतलब क्या, जैसे मेरा, तेरा, उसका, माय, माय लग गया, हर लग गया, ठीक है, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये कहा गया है जब नाउन से पहले, जब जितने भी नाउन दिए हैं, मान लो फिलोसोफर की बात है और पॉलिटिशियन की बात है, लेकिन दोनों में द लगा है, दोनों में आर्टिकल लगा है पहले, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, द फिलोसोफर एंड द पॉलिटिशियन आर नो मोर, यानी इस केस में एंड से जुड़े हैं एंड पहले आर्टिकल लगा है, दोनों के पहले, देखो फिलोसोफर के पहले भी लगा है, पॉलिटिशियन के पहले भी लगा है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल देखो, माय गार्जियन, बेटा यहाँ पे माय क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, माय यानी क्या होता है, मेरा, तो माय गार्जियन एंड माय फादर वांट मी टू गो टू यूएसए, तो यहाँ वांट क्या हो गया हमारा, प्लूरल वर्ब। बेटा सिंगुलर होता तो एस लगता, वांट है यानी
प्लूरल है। सो माई गार्जियन एंड माई फादर वॉन्ट मी टू गो टू यूएसए। तो देखो गार्जियन अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले माई लगा है, फादर भी दूसरा सब्जेक्ट है, इससे पहले भी माई लगा है, तो दोनों से पहले क्या लगे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। सो इन दिस केस अगेन हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बहुत ही इजी सी चीज है। एंड ऑनेस्टली बताओ ये रूल्स तो रहते ही हैं, लेकिन हम इतनी इंग्लिश पढ़ते हैं ना बचपन से, तो कभी कभार सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ जाता है कि द सेंटेंस इज साउंडिंग राइट और नॉट। सो डोंट वरी, आप लोग भी ऐसी स्टेज आएगी जब आप देखते ही पहचान जाओगे कि चीज सही है या गलत है। चलिए फटाफट से आते हैं हमारे सेकंड रूल पे, जो कि बहुत इजी है, हम यूज भी करते हैं इसे। जब दो फिगर्स जो होते हैं एंड से जुड़े हों, फिगर यानी क्या होते हैं, अंक, नंबर्स, एंड से जुड़े हों तो उनका वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, किंतु ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर चीज किस में आती है, मैथमेटिक्स में आती है। मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में जैसे अपन 2 1 2 2 2 4 जा नहीं होता है वो, है ना, इसमें होता क्या है 2 1s are 2। या फिर आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हो ना तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हो, हम तो कहते हैं ऐसा, अगर मान लो मैंने ये लिखा है तो इसको तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे 2 into 2 is equal to 4। लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 2 and 2, एंड का यहाँ पे मतलब होता है कि आप जो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो 2 and 2 is 4। तो यहाँ पे देखो मैंने एंड लगाया है, दो चीजें यूज की है, तो कुछ लोग बोलेंगे आर आना चाहिए, बट बेटा ये क्या है, ये नंबर्स हैं, ये फिगर्स हैं, 2 की बात कर रही हूं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। 2 and 2 is 4, 1 plus 1 is 2, तो यहाँ इस का यूज किया जा रहा है, तो प्लस बोलना हो एंड बोलना हो एक ही बात है। बात समझ आई? तो मैथ्स में जैसे और भी कोई ले लो, 4 and 4 यानी 4 plus 4 is 8, तो यहां मैंने R8 नहीं लिखा है, 4 and 4 are 8 नहीं, 4 and 4 plus is 8। सो यहां इन मैथमेटिक्स, मैक्सिमम मैथमेटिक्स के केसेस में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करती हूँ सब क्या यूज करेंगे आप लोग, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल भी लगता है कुछ में, लेकिन बेटर क्या है, सिंगुलर यूज करना, तो आप इतना ही याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड रूल पे। नाउ ये रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, ऐसे भी कुछ बेटा सिंगुलर नाउन होते हैं जो जुड़े तो एंड से हैं। अभी तुमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे राम एंड श्याम, एंड से जुड़ा है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये रूल पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल मैं मानती हूं, ठीक है, ये रूल पढ़ाया था कि एक सिंगुलर राम है, दूसरा सिंगुलर श्याम है, और क्या है भाई, एंड से जुड़ा है, तो क्या लगाया, प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहां पे सिंगुलर नाउन एंड से तो जुड़े रहते हैं और उनका प्रयोग भी एक साथ होता है। जैसे मान लो एक नाउन जो है दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ है, यानी जोड़ी की बात हम कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं। तो बेटा किसी भी चीज में जब हम पेयर की बात करते हैं ना, तब हम उसको एक मानते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, तो जोड़ी एक होती है ना। हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई कपल है तो हम कहेंगे ना अ कपल, तो अ कपल से मेरा क्या मतलब है कि कोई दो लोग होंगे ना, लेकिन मैं अ लगाती हूँ वहां पे क्योंकि मुझे पता है ये एक जोड़ी है। तो सिमिलरली जब हम पेयर की बात करते हैं ना, पेयर आते ही हम उनको एज अ वन यूनिट देखते हैं। अगर मैंने कहा पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में आपके दिमाग में क्या आएगा, सिर्फ मम्मी आएंगे, सिर्फ पापा? बोलो दोनों आते हैं, मम्मी भी और पापा भी। तो सिमिलरली जब भी कोई पेयर हो तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे एंड तो लगता है। अब यहां मैंने कहा राम एंड श्याम, अरे क्लियरली पता चल रहा है दो अलग अलग लड़कों की बात कर रही हूँ, कोई जोड़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लूरल वर्ब लगाया। लेकिन ऐसी कुछ कहावतें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें दोनों एक जोड़ी की तरह एक्ट करते हैं। एंड ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, बहुत कॉमन सुना होगा आपने, ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। अब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, ये सुबह का ब्रेकफास्ट होता है। तो होता है ना, आप इस चीज को एज अ पेयर ही इमेजिन करते हो कि ब्रेड और बटर, यानी ये दोनों साथ में ही होते हैं। सो ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। यहां मैंने आर नहीं कहा, इज कहा, क्यों, बिकॉज ये दोनों साथ में यूज किए जाते हैं, है ना। ब्रेड और बटर को क्या साथ अलग अलग खाओगे, बोलो मैम लगा के खाते हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। अब घुड़सवारी होती है ना, घुड़सवारी, तो उसमें घोड़ा भी होगा और कैरेज भी होगा, तो यानी दोनों एक जोड़ी में साथ साथ होंगे ना। घोड़ा है और उसके पीछे जो है उसकी जो घोड़े की जो सवारी है भाई, है ना। तो अब यानी ये दोनों एक चीज है, तो हम इसको पेयर मानेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज। और एग्जाम्पल देखो, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश।
तो राइस एंड करी यानी कि दाल चावल। अच्छा घर में अब तुम हिंदी में बोल लो दाल चावल कैसे एक साथ यूज करते हैं, है ना, ऐसा लगता है दोनों एक ही चीजें हैं। तो जब जोड़ी की बात की जाए तब आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है भाई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बेटा विंस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या है भाई, जो इंसान धीरे धीरे तो भले ही चलता है जीवन में लेकिन कंसिस्टेंट रहता है ना, तो वो रेस जीत जाता है। जैसे आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनोगी, राइट। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ स्लो एंड स्टडी हम एक ही के लिए बात कर रहे हैं जोड़ी में, कि स्लो भी हो और स्टडी भी हो। सो यहाँ पे क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब। लास्ट देखो, ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। सो अगेन ये रूल हमें याद रहा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो एंड से लेकिन वो एक पेयर की तरह एक्ट करे तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है थर्ड पॉइंट। चलिए भाई मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ही, अच्छा अभी ये जो शुरुआत के 5-6 पॉइंट्स है ना, ये सेम कहानी से जुड़े हैं, यानी एंड की कहानी से, तो इस बात को अच्छे से नोट करते जाना। यदि एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, अब केस है यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच, वेरी या नो हो तब भी वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, यानी एवरी का मतलब क्या होता है, हर लड़का और लड़की तैयार थे। तो यहां भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब दैट इज वॉज। एवरी बॉय एंड गर्ल वर नहीं कहेंगे क्योंकि एवरी की बात करी। एवरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, इतने लोग खड़े हैं, मैंने कहा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो एवरी से मतलब क्या है, एक टाइम पे मैं एक की बात कर रही हूँ, ये भी ये भी ये भी ये भी, ग्रुप की बात नहीं कर रही। एवरी बॉय हर लड़का, तो इस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब एवरी का केस हो गया। नो देखो, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, यानी एक भी लड़का और एक भी लड़की वहां प्रेजेंट नहीं थे, तो वॉज क्या हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही सेम ईच लगाओगे, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, यानी हर दिन और हर घंटा अपनी जो है ड्यूटी लेके आता है। सो ब्रिंग्स इट्स, देखो ब्रिंग्स इट्स, एस एस लगा है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। एंड लास्ट देखो एग्जांपल, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज लॉस्ट। तो सोचो तुम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिर भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। क्यों, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज हमने वर्ड देख लिया एवरी। तो इन 3 वर्ड्स को याद रखोगे, अगर सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो आए तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन। नाउ फिफ्थ वन पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जहां मैं बोलूँ ना स्टार मार्क, ये ऐसे केसेस हैं जहां पे मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारी मिस्टेक्स की जाती हैं। एंड ये है हमारे आइदर और, नाइदर, नॉर या और की कहानी, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, किसी किसी को तो मीनिंग ही नहीं पता है। तो पहले बेटा इनको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें मीनिंग समझाती हूँ। आइदर और का मतलब क्या होता है, आइदर और का मतलब है या तो ये या तो वो, ठीक है, हिंदी में समझो इस बात को। जैसे आइदर और, आइदर रेन और स्टॉर्म इज टू कम, तो मैंने कहा या तो बारिश आएगी या तो तूफान आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, है ना, उम्मीद होती है ना, या तो बारिश आएगी भाई या तो तूफान आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। सो आइदर और का मतलब क्या है, या तो ये या तो वो, तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक आ सकता है, ये तो आइदर और हो गया। अब नाइदर नॉर का मतलब क्या है, ना ये ना वो, यानी दोनों ही नहीं आए। जैसे नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर वाज देयर, कि ना तो राम और ना ही उसकी सिस्टर वहां पे थी, दोनों में से कोई नहीं था। सो आइदर और, नाइदर नॉर का यूजेस समझोगे तब जाके इस रूल को समझ पाओगे। तो कहानी कुछ यूं है कि अगर दो या दो से ज्यादा जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन को हम अलग अलग करके सिंगुलर वर्ब से जोड़ते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देख रहे हो, किससे जुड़ा है, नाइदर राम, अब राम एक सब्जेक्ट है भाई हमें पता है, और हिज सिस्टर, उसकी बहन की बात है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो नाइदर और नॉर को जब हम जोड़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट से, तब जो है आप वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर। क्यों, इसकी एक रीजन है। ऑल्दो हम बात देखो दो इंसानों की कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ना तो राम और ना ही उसकी बहन आई थी, तो यानी वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक टाइम पे एक इंसान की। सो इन दीज केसेस हम
सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वॉज हो गया, नाइदर ही नॉर शी इज हेयर, यानी ना ही वो और ना जो है लड़की की बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पे है, तो इस क्या हो गया सिंगुलर वर्ब। आइदर रेन और स्टॉर्म इज टू कम, या तो बारिश आएगी या तो तूफान आएगा, तो एक की बात कर रहे हैं एक टाइम पे, विच मीन्स ये क्या है, इज यानी सिंगुलर वर्ब। टॉम और हैरी इज रेडी नाउ, और वर्ड का भी जब हम सिर्फ यूज करते हैं ना तब भी, क्योंकि हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक। बेटा और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। एंड का मतलब होता है दोनों चीजों को साथ, जैसे टॉम एंड हैरी, अगर ये होता ना टॉम एंड हैरी तो क्या होता बताओ मुझे। अगर मैं लिखती टॉम एंड हैरी तो मैं दोनों की बात कर रही हूं कि टॉम भी हाँ हैरी भी आर नाउ रेडी। यहां कहानी बदलती है, देख लो अभी के अभी। तो टॉम एंड हैरी दोनों रेडी है, या फिर टॉम और हैरी इज नाउ रेडी, तो दोनों में से कोई एक अभी रेडी है, तो तभी हमने इसका यूज किया। आई होप द थिंग इज क्लियर। एंड से जोड़ोगे तो आर आएगा, और से जोड़ोगे तो इज आएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि हम और, आइदर और, नाइदर नॉर में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप द फिफ्थ रूल इज क्लियर। सो मूविंग ऑन टू सिक्स्थ रूल। अब कहानी ऐसी है, मैंने तुम्हें क्या बताया था यहाँ पीछे कि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट, राम एक इंसान है, उसकी बहन एक इंसान है ना, रेन एक चीज है, स्टॉर्म एक चीज है, टॉम एक है, हैरी एक है, तो ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट केस में बस सिंपल सा डिफरेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह प्लूरल होंगे तो मैम वर्ब भी प्लूरल होगा। वही हमने शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में एग्री करने चाहिए, तो अगर वो सिंगुलर तो दूसरा भी सिंगुलर। तो यहाँ पे नाइदर मेन और वुमेन, बेटा मेन MEN मैन एक आदमी होता है, MEN मैन क्या होता है बहुत सारे आदमी। सिमिलरली फॉर वुमन WOMAN है तो एक वुमेन की बात कर रही हूं, एंड व्हेन आई से WOMEN वुमेन यानी बहुत सारी वुमेन, तो ये प्लूरल हो गया। सो नाइदर मैन नॉर वुमेन हैव कम, हैव क्या है हमारा प्लूरल वर्ब है। आइदर गर्ल्स और बॉयज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, या तो लड़कियां या तो लड़के, एक की बात नहीं है, मैं प्लूरल की बात कर रही हूं, तो सिमिलरली हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर वी नॉर दे, यानी नाइदर हम ना ही वो आर टू ब्लेम, यानी हम दोनों में से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आई होप द थिंग इज क्लियर। तो बस कॉन्सेप्ट ये समझना है, सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में एग्री करने चाहिए, एंड उसमें कुछ एक्सेप्शन केस है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन। सेवेंथ वन में हो सकता है कि शुरुआत में जब मैं पढ़ूं तो कंफ्यूजन आए, लेकिन एग्जाम्पल से क्लियर होगा। बात को ध्यान से सुनना। यदि दो या दो से अधिक अलग अलग नंबर्स, अब बेटा तुमने कहा मैम, आपने कहा एक सेंटेंस में या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे राम एंड श्याम, या राम और श्याम कर दो, चलो राम और श्याम, ठीक है, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, ठीक है मैम समझ गए। गर्ल्स और बॉयज दोनों प्लूरल, ठीक है मैम ये भी समझ गए। लेकिन मैम हर केस में तो ऐसा नहीं होता है, हर केस में तो मैम आपकी जैसी बात थोड़ी ना चलेगी कि सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, कहीं मिक्स हो गए तो, कहीं मैंने लिख दिया राम, कहीं मैंने लिख दिया गर्ल्स, और कहीं मैंने लिख दिया श्याम, तो देखो मैम ये तो मिक्सचर हो गया, यहाँ एक सिंगुलर है एक प्लूरल है एक सिंगुलर है। अब हम क्या करेंगे आप बताएंगी, ऐसे भी केस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सेंटेंस ऐसा ही थोड़ी ना बनता है। तो अब ये केस है मिक्सचर वाला केस, कि जहां पे दो या दो से ज्यादा नंबर्स एंड इवन पर्सन वाले, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन हुआ आई वी, सेकंड पर्सन कौन हुआ यू हो गया, एंड थर्ड पर्सन ही शी। तो अगर इस टाइप से भी आते हैं तो इसमें भी सीक्वेंस फॉलो होता है। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, एवरीथिंग हैज अ प्रिंसिपल टू इट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न को तुमको याद करना है, यदि एक से अधिक सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उन्हें किस तरह से करोगे, 2 3 1। अरे भाई ये 2 3 1 क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है यू, थर्ड पर्सन कौन होता है ही और शी, है ना, या फिर दे भी कर लो चलो, एंड फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा आई, है ना, मैं हूं गई हम हो गए, ठीक। इसको देख लो अच्छे से, ये पैटर्न चलेगा 2 3 1। कैसा पैटर्न है 2 3 1। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूं, देखो यहां पे एग्जाम्पल देखो 2 3 1, अभी यहां लिख दो 2 3 1, ये कौन है, पर्सन की बात हो रही है,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसमें तुम देखो सेकंड एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल पे ध्यान दो। आइदर यू और दे और आई हैव डन इट। अच्छा हुआ क्या कि भाई घर में जो है ना किसी ने कांच तोड़ दिए हैं, है ना, कांच का ग्लास तोड़ दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आइदर यू, या तो ये तुमने किया है, या तो उन्होंने कौन, 5-6 बच्चे जो खेल रहे हैं उन्होंने किया है, या फिर ये मैंने किया है। तो सीक्वेंस कैसा चला बेटा, 3 लोगों की अगर मुझे बात बतानी है तो आइदर यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, एग्री करते हो, देखो सेकंड पर्सन आया, और दे, फिर क्या आएगा, थर्ड पर्सन, ही शी दे, यानी वो की बात कर रहे हैं। एंड फर्स्ट पर्सन, इंसान खुद को इल्जाम हमेशा लास्ट में लगाता है ना, होता है कि नहीं, कोई गलती हो पहले मान लोगे, ऐसा कभी नहीं होता भाई, पहले 5-6 लोगों पे नाम लगाएंगे फिर कहेंगे अच्छा लास्ट में ठीक है मैंने किया था। सो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसको याद मैं ऐसे ही कराती हूँ कि लाइफ में कोई इंसिडेंट ले लो, तुम्हारे सामने जो दिखेगा तुम उस पर इल्जाम लगाओगे कि ये तुमने किया है, फिर कोई और नहीं बचा, थर्ड पर्सन, चलो उन्होंने किया होगा, फिर लास्ट में कोई नहीं मान रहा फाइनली, सो यू से कि ठीक है हो सकता है मैंने भी किया हो। सो कैसे जाएगा, आइदर यू और दे और आई हैव डन इट। ठीक है, बात क्लियर हुई, सीक्वेंस कैसे जा रहा है। एंड वर्ब कैसा यूज होगा बेटा मेरे, प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ मिक्स्ड है, यहाँ सिंगुलर भी है और यहाँ प्लूरल भी है। तो बेटा एक से अगर तुम्हारे सामने 10 लोग आके खड़े हो गए और तुम अकेले हो तो तुमको शांति से मान लेना पड़ेगा, नहीं तो पिट जाओगे। शांति से मान लोगे ठीक है भाई कोई बात नहीं मेरी गलती है, तो यानी ज्यादा लोग होंगे तो उनकी बात मानी जाएगी, विच मीन्स दे प्लूरल है तो वर्ब ने कहा भाई प्लूरल का बहुत ज्यादा जो है ना दबदबा है यहाँ पे, तो मैं भी प्लूरल हो जाता हूँ, तो यहाँ वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए और देख लो, राम और हिज ब्रदर्स हैव डन इट, इज ही और दे टू ब्लेम, neither the son nor his parents are guilty। तो देखो द सन की अगर मैंने बात करी तो ये एक लड़का है सिंगुलर, ठीक है, लेकिन हिज पेरेंट्स की बात करी तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। फिर भी हमने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब, क्योंकि किसका दबदबा ज्यादा है, प्लूरल का। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा उनका जो होता है ना, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए, neither you nor he nor I am going to leave this room। तो देखो 3 लोग, neither you क्या हो गया, सेकंड पर्सन, he क्या हो गया, थर्ड पर्सन, I क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, am going to leave this room। ओके, चलिए, has your father or you all or we have done it, यानी क्या, has your father यानी पहले अपन ने पापा की बात करी, और you या तो फिर तुम, all और we have done it, you all यानी तुम सबने किया है या फिर हम सबने एक सारा काम किया है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए भाई, नोट, उपर्युक्त नियम के अनुसार नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी क्या भाई, जो सब्जेक्ट नजदीक है अगर वो प्लूरल है अगर वो सिंगुलर है उस हिसाब से लगाया जाएगा। एंड बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में कौन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। एंड फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। चाहे गो हुआ, तुम ये कभी कहते हो आई विल गोस टू मार्केट, कभी सुना है ये कहते हो खुद को, और कहा है तो गलत कहते हो यार, आई गोस टू मार्केट नहीं होता है। आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम प्लूरल यूज करते हैं, आई विल गो टू मार्केट, है ना। आई वॉक्स नहीं होता है, आई वॉक, आई टॉक। तो फर्स्ट पर्सन की ये कहानी डिफरेंट है कि यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट में ज्यादातर फर्स्ट पर्सन था, इसलिए क्या लिखा था, आई एम गोइंग, या फिर ही हैव डन इट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, जैसे आइदर ही और आई एम रॉन्ग, तो फर्स्ट के अनुसार एम सही लगा है किंतु ही के लिए कोई क्रिया नहीं है ना, तो इसलिए वाक्य सुनने और लिखने में अजीब सा लगता है। सो अगर आप कोशिश करो ना तो वाक्य को आप सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, आइदर ही इज रॉन्ग और आई एम, कि या तो वो गलत है या तो मैं हूं। आइदर यू हैव डन इट और राम हैज, नाइदर यू आर टू ब्लेम नॉर ही इज। क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने क्यों दिए, ताकि तुम लोग को चीजें समझ आने लगे। एक से नहीं समझ आती है, 5-6 एग्जाम्पल ले लो। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू 8th वन, अब जहां पे हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना बाद में क्यों पढ़ाते हैं, तो उससे पहले तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आने होंगे, वो पढ़ोगे तभी समझ आएगा कलेक्टिव नाउन क्या है भाई। नाउन यानी संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन यानी क्या, जिसमें हम एक ग्रुप की बात करें। अब बेटा ग्रुप का मतलब क्या होता है, संगठन। तो अब संगठन में बेटा 50 लोग हैं तो मैं 50 के लिए एक ही बात करूंगी ना। तो सिमिलरली कलेक्टिव नाउन में
अगर आप प्लूरल नाउन आता है उसके साथ में, अगर कलेक्टिव नाउन में कोई प्लूरल नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। केस कौन सा है? कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव यानी क्या? मैंने कहा अ बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। अ बंच, बंच क्या हुआ हमारा? कलेक्टिव नाउन हो गया, और कीज क्या हो गया? प्लूरल नाउन कहा है मैंने। तो इन दिस केस हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग देयर, यानी चाबियों का गुच्छा वहां पड़ा है। कभी ऐसा नहीं कहोगे तुम चाबियों के गुच्छा वहां पड़े हैं, ऐसा थोड़ी ना कहोगे। गुच्छा पड़ा है क्योंकि हमें पता है उसमें 5-6 चाबियां होंगी, लेकिन है तो वो एक बंच ही ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का झुंड वहां खड़ा है। हिंदी में यही कहते हो, लोगों का झुंड वहां खड़े हैं, ऐसा कभी नहीं कहते, है कि नहीं? तो इंग्लिश में क्यों गलती करते हो? अ ग्रुप ऑफ पीपल इज स्टैंडिंग देयर, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। अ सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट, यानी किताबों का सेट खरीद के लाए हैं। तो अ सेट ऑफ बुक्स क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो एज हो गया हमारा, हैज हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग आउटसाइड, यानी स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा झुंड जो है वो बाहर इंतजार कर रहा है। कर रहे हैं नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि क्राउड की बात हो गई, यानी कलेक्टिव नाउन। सो दिस इज सिंगुलर वर्ब। ये सब वही चीजें हैं, वही बातें हैं जो हम डेली लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई हो ये चीजें, बट जिसको नहीं समझ आ रही वो कॉन्सेप्ट को समझो भाई। कलेक्टिव नाउन यानी का एक पूरे झुंड की बात कर रहे हैं। तो अगेन इसको तुम हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, तुमको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 8th वाला क्लियर है। मूविंग ऑन टू 9th वन। वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद ऑफ से जुड़ा हो, कोई प्लूरल नाउन नहीं आता हो। अभी देखो, मैंने कहा अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग देयर, तो बंच कलेक्टिव नाउन हुआ, कीज क्या होगा? प्लूरल नाउन। बेटा की कहती एक चाबी, ये सिंगुलर है। कीज कहा विच मींस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लूरल की बात कर रही हूं मैं, बहुत सारी चाबियों की। अब दूसरे केस में क्या कहा है? वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद ऑफ से जुड़ा हुआ हो, कोई प्लूरल नाउन नहीं आता हो, उन्हें हम सिंगुलर मान सकते हैं, या प्लूरल और उनके अनुरूप वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। किंतु इसमें सावधानी ये रखनी है, यदि आप इसे सिंगुलर माने तो पूरे वाक्य में इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में करें, और अगर प्लूरल माने तो प्लूरल का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, द कमिटी वॉज नॉट अनएनिमस इन इट्स ओपिनियन। कहने का मतलब है कि अगर जैसे अभी मैंने कहा अ बंच ऑफ कीज, इसी एग्जाम्पल को समझो, इज लाइंग देयर, ठीक है। अब अ बंच ऑफ कीज से मेरा मतलब क्या हुआ? बंच हो गया कलेक्टिव नाउन, कीज हो गया प्लूरल नाउन, ठीक है। अब बेटा तुम इस सेंटेंसेस में देखो द कमिटी। अब कमिटी का मतलब क्या? कोई एक इंसान होगा, कमिटी 2 से 5 से 10 लोगों से बनी होगी, लेकिन मैंने द कमिटी ऑफ नहीं कहा है, मैंने ऑफ नहीं लगाया है। तो इस केस में तुम अपनी मर्जी से एक काम कर सकते हो। कैसा काम मैम? अगर तुम्हारा मन करे तो तुम इस पूरे को सिंगुलर लेके चलो। तुमने सोचा कमिटी एक ही है तो तुमने वॉज का यूज किया, लेकिन अगर तुमने सोचा नहीं कमिटी को मैं प्लूरल मानता हूं, तो तुम पूरे ही सेंटेंस में प्लूरल का इस्तेमाल करोगे। केस क्या होगा? ये ऑफ वाला केस नहीं होगा तभी। अब बंच ऑफ कीज हो गया, तब तो तुम्हें सिंगुलर करना ही है, लेकिन जहां पे ऑफ का यूज नहीं किया हो तो अगर एक को सिंगुलर मानोगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर मान रहे हो तो वर्ब को भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। एग्जाम्पल देखो, द कमिटी वॉज नॉट अनएनिमस इन इट्स ओपिनियन। इट्स क्या हो गया हमारा? सिंगुलर। सब कुछ सिंगुलर ले लिया मैंने, सब कुछ, एवरीथिंग इज सिंगुलर। अब यहाँ पे थर्ड लाइन को देखो अच्छे से, सेम सेंटेंस है, लेकिन अब मैंने दिमाग में बनाया कि भाई मेरे को इसको प्लूरल लेना है, तो मैं पूरे वाक्य को प्लूरल करूंगी। जैसे द कमिटी वर, प्लूरल माना, नॉट अनएनिमस इन देयर ओपिनियन, इसको भी प्लूरल लिख दिया, इट्स नहीं कहा, देयर यानी उनके ओपिनियन में। सो व्हेन यू आर टेकिंग एक को सिंगुलर तो पूरे को सिंगुलर लेते चलो, और अगर प्लूरल मानते हो तो पूरे को, आधा आधा नहीं करना, तभी आपका सेंटेंस जो है करेक्ट बनेगा, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ देखो लाइन, ये और ये वाली, द पब्लिक हैव प्रोटेक्टेड देयर इंटरेस्ट। जनता ने अपने इंटरेस्ट को, जनता ने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। तो हैव और देयर क्या हो गया बेटा? प्लूरल। अब मेरा मन किया मैं पूरे को सिंगुलर लूं, तो कैसे लूंगी? द पब्लिक हैज प्रोटेक्टेड इट्स ओपिनियन। पब्लिक ने अपने ओपिनियन को प्रोटेक्ट किया, तो उनके और अपने, यहां प्लूरल लिया तो यहां सिंगुलर लिया।
आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है बेटा, चलिए 10th पे आते हैं फटाफट से। कुछ संज्ञाएं रूप में बहुवचन होती है किंतु अर्थ में एक वचन होती हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं। कुछ कॉमन मैंने संज्ञा बता दी है जो दिखने में तो तुमको प्लूरल दिखे, एस लगा हो, लेकिन उनका एक्चुअल अर्थ सिंगुलर होता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे न्यूज, अरे भाई न्यूज को तुम न्यू लिख सकते हो? नहीं, न्यूज का मतलब क्या होता है? समाचार। तो इस बेचारे की बस गलती ये है कि इसके नाम में ऑलरेडी एस आता है, तो ऐसा आता है, कुछ लोगों को लगता है ये प्लूरल है, बट वी ऑल नो न्यूज मतलब क्या? समाचार। तो उसके नाम में बाय डिफॉल्ट एस आता है, लेकिन है वो एक वचन ही। एक वचन है तो क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, न्यूज, इनिंग्स, बैरक्स, मीजल्स, मम्स, डार्ट्स, फिजिक्स। अब फिजिक्स को तुम फिजिक तो नहीं कहोगे, फिजिक्स ही होता है, बाय डिफॉल्ट उसके नाम में बेचारे के एस लगा है, पर वो होगा सिंगुलर ही। जैसे मैं क्या कहूंगी? फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा? फिजिक्स इज क्या है? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ऑल्दो इसके नाम में एस है, लेकिन फिजिक्स क्या है? एक वचन, एक ही सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब जैसे अच्छा एक कुछ एग्जाम्पल है, कोई विषय हो जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इसमें अगर पहले हिज आए, द आए, सच आए, तब आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स इज वीक, लेकिन अगर मैंने इसके आगे हिज लगा दिया, हिज मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या लिखोगे? हिज मैथमेटिक्स आर वीक या हिज पॉलिटिक्स आर वीक। तो ये कुछ केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए 11th वाले पे। कुछ नाउन्स रूप में सिंगुलर होते हैं किंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं। अब भाई ऐसे बाय डिफॉल्ट कुछ नाउन है जिनके आगे एस नहीं लगता है, लेकिन वो होते प्लूरल है। जैसे पीपल, अब पीपल का मतलब ही क्या होता है? लोग। अरे लोग कोई एक होगा क्या? 5-10 की तो बात होगी ना। तो पीपल में एस नहीं लगता है, लेकिन ये क्या है? खुद में प्लूरल है, तो इनके साथ क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। जैसे पीपल आर स्टैंडिंग, लोग खड़े हैं, तो आर क्या हो गया? हमारा प्लूरल वर्ब, बिकॉज पीपल अपने आप में ही क्या है? प्लूरल है। तो पीपल, फोक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, ये सब क्या है? अपने आप में ही प्लूरल है। चलिए छोटी सी बात थी, 12th पे आते हैं। किसी पुस्तक, देश, घर, बिल्डिंग, होटल, संस्था आदि का नाम भले ही प्लूरल रूप में हो किंतु उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आता है। जैसे सबसे फेमस द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ऑल्दो यहां पे प्लूरल आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इसके साथ हम बात तो एक ही जगह की कर रहे हैं ना, यूएसए, एक पूरे यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। अरेबियन नाइट्स, अब अरेबियन नाइट्स क्या है? एस आ रहा है लास्ट में, लेकिन वो एक पर्टिकुलर, भाई है तो ये एक ही किताब ना, तो द अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक। द पूल एंड लोटस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ये एक ही बिल्डिंग का नाम है, ऑल्दो लोटस में एस आया है, लेकिन क्या बोलेंगे हम? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। द पूल एंड लोटस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मूविंग ऑन टू 13th, जब सब्जेक्ट अ पेयर ऑफ सिजर्स, ग्लव्स, सॉक्स, ट्राउजर्स, शूज, शेयर्स आदि हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्यों? कहीं भी जोड़ी की बात आए बेटा, पेयर की बात आए, उसको वन ही मानते हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां बताया है। सो दिस पेयर ऑफ सिजर्स इज गुड फॉर टेलर्स। अ पेयर ऑफ शूज इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर। तो पेयर का मतलब क्या हुआ? जूते की जोड़ी। अब भाई मैं जब जूते बोलूंगी तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा? दो की बात करूंगी, एक की तो नहीं करूंगी। सो अ पेयर ऑफ शूज इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर, इस क्या हो गया यहाँ पे? हमारा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आते हैं 14th वाले पे, और 14th पे आने से पहले एक छोटा सा और नोट है। जैसे मैंने कहा एक्सेप्शन होते हैं, अगर पेयर शब्द नहीं हो तो प्लूरल वर्ब प्रयोग करोगे। कैसे समझे भाई? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सिजर्स, यानी सिजर की जो जोड़ी है वो बहुत शार्प है, तो मैं कैसे बोलूंगी? अ पेयर ऑफ सिजर्स इज वेरी शार्प। क्यों? क्योंकि पेयर बोला। लेकिन मैम अगर पेयर नहीं बोले तो क्या करोगे? अब पेयर की जगह अगर तुम सिर्फ बोलोगे सिजर्स, तो सिजर्स आर वेरी शार्प,
पेयर की बात नहीं है, जोड़ी जहां गई वहां जो है तुम किसका इस्तेमाल करोगे, प्लूरल का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि सिजर्स यानी क्या, बहुत सारी सिजर्स की बात मैं कर रही हूं। जैसे योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, माई सिजर्स आर वेरी शार्प। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए 14th, जिन वाक्यों की बनावट इनडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन होते हैं उसमें नंबर्स के साथ प्लूरल तथा क्वांटिटी के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। कहने का मतलब क्या है बताती हूँ, देखो अगर हम कहें नंबर की बात करें, बात समझना मेरी, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। बच्चे आज तक इसमें ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बेटा नंबर इज संख्या, नंबर यानी जो तुम गिन सको, क्वांटिटी यानी मात्रा होती है, थोड़ी ज्यादा काफी कम, नंबर यानी क्या, संख्या बताएं हम। तो जब भी हम क्वांटिटी के साथ प्लस ऑफ करें और नाउन लगाएं उसमें नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे, एग्जांपल देखो, अ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर आया, ऑफ आया, नाउन आया, क्या यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, हैव कम, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, काफी सारे जो है लड़के आए हैं। प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन बॉट, प्लेंटी यानी क्या, मात्रा, ऑफ शुगर, बेटा शुगर को गिनोगे, दाने गिनोगे बैठ के, नहीं मैम कैसी बात कर रहे हो, नहीं गिन सकते ना, बस। तो प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन ब्रॉट यानी सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। A lot of books are lying there. Lot का मतलब क्या है, बहुत सारी। अब lot of books, books को गिन सकते हो, काउंटेबल है, तो किसका यूज करोगे, प्लूरल वर्ब का। A lot of milk, सेम है, a lot ही लगाए, लेकिन मिल्क, भाई दूध को थोड़ी ना गिन सकते हो, दूध की बूंदे गिनोगे क्या बैठ के, तो क्या यूज करोगे तुम, सिंगुलर वर्ब। देख लो अच्छे से, काउंटेबल के साथ प्लूरल यूज करोगे एंड अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करोगे, सिंगुलर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए मूविंग ऑन, एक नोट है भाई, ऐसे वाक्यों में अनिश्चित संख्या यानी नंबर या मात्रा बताने के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज किया जाता है, देख लो एक लुक के लिए, जब एग्जाम में आएंगे खुद ही पता चल जाएगा। अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, है ना, ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हो। 2/3 ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सबको आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कभी ऐसे फ्री बैठे रहते हो तो एक बार नजर मार लिया करो इन चीजों को, ठीक है। मैनी ऑफ, मच ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ, हैंडफुल ऑफ का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर, हिंदी में कहते हो ना, बस इंग्लिश में वही वर्ड्स है, हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर रेत, मुट्ठी भर पानी, ओके। चलो बढ़िया। उपर्युक्त प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा वह नाउन होता है जो ऑफ के बाद आता है, इसलिए तब वह नाउन प्लूरल होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए 15th, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इसलिए उनका वर्ब भी सिंगुलर रहता है। जैसे तुम, ऐसे कुछ सिंगुलर नाउन है जो सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे लगेज हुआ, फर्नीचर हुआ, एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशंस तो नहीं कहोगे, इंफॉर्मेशन, फूड हुआ, फूड्स नहीं कहोगे, वुड हो गया, क्रॉकरी हो गया, ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर में होते हैं, तो इनका वर्ब भी सिंगुलर में रहता है। 16th, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब एवं अ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे सेम सेंटेंस देखो, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, अ नंबर है तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन द आ गया, द नंबर है तो सिंगुलर आएगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, लड़कों की संख्या बढ़ रही है और काफी संख्या में लड़के आए हैं, तो यहाँ पे अ नंबर हुआ तो प्लूरल, द नंबर हुआ तो सिंगुलर। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए 17 पे आते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तब भी वर्ब प्लूरल होता है। यानी क्या, एडजेक्टिव क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, सबने पढ़ा है ना मेरे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव यानी कौन, विशेषण। विशेषण कौन, जो विशेषता बताता है। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एडजेक्टिव को जब आप कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हो तब भी प्लूरल वर्ब। अब जैसे एग्जांपल देखो, द गिल्टी आर पनिश्ड, इसका मतलब क्या है, द गिल्टी। अब वैसे तो गिल्टी मतलब का वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पछताते हैं, जो पछतावा करते हैं, लेकिन यहाँ पे गिल्टी से मैं क्या बोल रही हूँ, द गिल्टी आर पनिश्ड, यानी वो जो पछतावा करते हैं या वो जो पछताते हैं या जिन्होंने गलती करी है, गिल्टी है गलती के, उनको तो सजा मिलेगी।
द गिल्टी, अब यहाँ गिल्टी से मैं किसी इंसान की बात कर रही हूँ ना, ऑल्दो इट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ मैं लोगों की बात कर रही हूँ, वो जो अपराध करते हैं, जिन्होंने गलती करी है, उनको सजा मिलती है। सो द गिल्टी यहाँ पे ऑल्दो एडजेक्टिव है, लेकिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह। तो इधर हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे द रिच आर द एक्सप्लॉइटर्स, द पुअर आर द सफरर। अब रिच पीपल नहीं कहा मैंने, पीपल नहीं कहा बेटा, रिच का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, अमीर। अब ये अमीर मतलब क्या है भाई, अमीर तो एक विशेषण है ना, मैंने कहा रिच बॉय, देखो यहां पे ध्यान से, याद है कि नहीं एडजेक्टिव, रिच बॉय। अब बॉय कौन हो गया, नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताया किसने, रिच। जैसे ही मैंने रिच बॉय का, समझ गए अमीर लड़का है, तो रिच तो एडजेक्टिव है, लेकिन इस केस में एडजेक्टिव है, कॉमन नाउन की तरह बात करें तो मैं कहावत कह रहे हो, द रिच आर द एक्सप्लॉइटर्स, यानी जो अमीर होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, द पुअर आर द सफरर, और जो गरीब होते हैं वो सफर करते हैं। तो इन दिस केस ऑल्दो ये एडजेक्टिव है, कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल, क्योंकि हमें इसमें एक बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। द रिच आर एक्सप्लॉइटर्स, यानी जितने अमीर हैं, यानी बहुत सारे होंगे, आर हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर हो रही है बातें। 18 पे आओ भाई, जब किसी सब्जेक्ट को अपॉन या आफ्टर के साथ दोहराया जाता है तब वर्ब सिंगुलर होता है, यानी रो अपॉन रो सूदिस आर आईज, तो अपॉन वर्ड का यूज क्या है, तब आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर। सूदिस बेटा एस लगा है यानी सिंगुलर होगा। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, तो सेम ही चीज की बात है, लेकिन अपॉन और आफ्टर का यूज किया तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, विदाउट एनी डाउट लेट्स मूव ऑन। 19th वन कहता है, यदि सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन हो, अर्थात सब्जेक्ट का परिचय हो, तो वर्ब सदा एपोजिशन पद के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। अब इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। ये एग्जांपल देखो, आई राजेंद्र प्रसाद एम अ स्टूडेंट। कभी आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हो ना, कभी स्पीच बोली होगी कहीं पे, तो क्या कहते हैं, आई पलक रखियानी आई एम अ टीचर, यू बॉय आर वेरी विकेड। तो अब यहां पे हमें पहले ये समझना होगा कि भाई एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन का मतलब है, पोजीशन से समझ रहे हो ना, पोजीशन यानी क्या मैम, कुछ तो ये बात हो रही है कि नाउन या सब्जेक्ट एक दूसरे से पोजीशन में कुछ हो, भाई कोई रिश्ता हो पोजीशन का, तो बिल्कुल सही समझे हो। एपोजिशन इज बेसिकली जब नाउन या फिर हमारे जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशनिंग एक दूसरे से पैरेलल हो। अरे भाई पैरेलल का मतलब क्या होता है मैम, मैथ्स में तो ये पढ़ी है हमने, पैरेलल लाइंस होती हैं। व्हाट डज पैरेलल मीन ओवर हियर इन इंग्लिश? सो पैरेलल का मतलब होता है जब एक ही चीज आसपास हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा नाउन, तो उसी के पास जुड़ा होगा नाउन का एक फ्रेज। सिंपल सा उदाहरण है, और उस उदाहरण में मैं अपनी तारीफ जरूर करूंगी। जैसे देखो, आई पलक रखियानी एम अ ग्रेट टीचर। ठीक है, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हो यार, है ना? तो अब यहां पे बेटा मैंने दोनों जगह क्या बात की है, आई है। आई यानी कौन, मैं अपनी बात कर रही हूं, मैं नाउन हो गई। लेकिन आई बोलने के बाद मैं उसी के साथ सीधे नाम भी जोड़ दे रही हूं, अपना एक नाउन फ्रेज पैरेलली, आई पलक रखियानी। अच्छा, बात मैं अपनी ही कर रही हूं, लेकिन यहां पे पलक रखियानी क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा हमारा साथ में। तो आई पलक रखियानी एम अ स्टूडेंट। तो ये बेसिकली होता है एपोजिशन। तो कहने का मतलब ये है, एपोजिशन कभी भी हो ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको नाउन के हिसाब से लगाना होगा वर्ब। कि जैसे मैंने कहा यू बॉय आर वेरी विकेड, कभी कभार टीचर कहते हैं ना यू तुम, अच्छा तुमसे बात समझ गए, लेकिन थोड़ी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए हम कहते हैं ना तुम, ए लड़के तुम बहुत ज्यादा शैतान हो। सो तुम भी कहा, ए लड़के भी कहा, बट सबसे पहले आई सेड यू, तो यहां पे यू होगा हमारा मेन नाउन, एंड देन बॉय बेसिकली उसका एपोजिशन है। यानी सेम बात कहने के लिए उस शब्द को हमने पैरेलली लगाया है। यह आसान तरीका है समझने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट नहीं बोला रे, प्राइम मिनिस्टर बोला है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां मैंने जैसे ही नाम लिया तभी दिमाग में समझ आ गया कि भाई हमारे प्यारे पीएम की बात हो रही है। लेकिन
जैसे ही मैंने आगे सेम बात लिखी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, ये एपोजिशन हो गया, यानी सेम पर्सन के लिए वही बात बता रहा है। तो इन दिस केस जब मैं वर्ब यूज करूंगी तो मैं इनके नाम पे बेस करूंगी। तो जैसे यू बॉय आर वेरी विकेड, तो यानी यहां पे यू यानी सेकेंड पर्सन से रिलेटेड हम यहां यूज कर रहे हैं हमारा प्लूरल वर्ब। बात समझ आई? अब यहां आए है, तो आई राजेंद्र प्रसाद, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। आई इज थोड़ी ना बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। ओके, बात क्लियर है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब 20th पे आओ। 20th में कहानी कुछ ऐसी है कि यदि कोई सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट यानी क्या मतलब होता है, नाउन के बराबर, जैसे इंफिनिटिव, जेरेंड, फ्रेज क्लॉज, तब जो है वर्ब सिंगुलर होता है। ये सब मैं ऑलरेडी आपको इंफिनिटिव्स, जेरेंड्स, फ्रेज क्लॉजेस सब पढ़ा चुकी हूं, तो तभी ग्रामर के पिछले सारे वीडियोस मेरे देख के आना, तभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा समझ आएगा। कहां से देख सकते हो वीडियोस, फिर से बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक है, सभी वीडियोस अरेंज्ड है, एक एक बार भी देख लोगे ना आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, अब जैसे टू वॉक इज हेल्दी, टू वॉक, अब यहां पे वॉक करना हमें पता है वर्ब है, लेकिन टू वॉक हम पढ़े हैं बेटा, मैंने तुमको पढ़ाया है टू प्लस वर्ब, सबने याद है, सबको याद है, सबने पढ़ा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव में क्या होता है, किसी भी वर्ब से पहले टू लगा दो, वो है इन्फिनिटिव। तो टू वॉक इज हेल्दी, तो कभी भी इन्फिनिटिव आए सिंगुलर वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। टू डांस is wonderful, to sing is melodious, तो यानी टू लगाया एंड वर्ब लगाया, क्या बना, इन्फिनिटिव बना। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। बात हो गई बिल्कुल क्लियर। आइए, बहुत शानदार, यहां लिख लेना, जिसको याद नहीं हो यहां लिख लेना, टू प्लस वर्ब होता है इन्फिनिटिव। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, हाउ टू डू इज अ प्रॉब्लम। अब हाउ टू डू हम फ्रेजेस भी ऑलरेडी देख चुके हैं, यहां पे क्लॉज के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज बेसिकली ऐसा एक जो बोलते हैं ना सेंटेंस का पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो नहीं दिखाए। क्या बोला, फ्रेज सेंटेंस का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा हिस्सा है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं हो तो वो एक फ्रेज है। यानी फ्रेज कुछ ऐसा है जो आपको बात का पूरा मतलब नहीं बताता है, थोड़ा सेंस बताएगा लेकिन पूरा मीनिंग नहीं बताता है। जैसे यहां पे देखो, हाउ टू डू इज अ प्रॉब्लम, हाउ टू डू, अब यहां हाउ टू डू क्या है, हमारा एक फ्रेज हो गया, लेकिन ये पूरा मतलब नहीं बता रहा है, तो फ्रेज है, हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंपल कहानी है। जेरेंड देख लो, वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। अब जेरेंड क्या होते हैं ये भी हम पढ़े हैं। जेरेंड बेसिकली ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ब यानी ऐसे वर्ड्स मान लो जिनमें आईएनजी लगा हो, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, लेकिन वो वर्ब की जगह किसकी तरह यूज हो, एक नाउन की तरह। यानी जब एक वर्ब एक नाउन की तरह एक्ट करने लगे, एक नाउन यानी एक संज्ञा की तरह एक्ट करने लगे, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने लगे, तब हम उसे जेरेंड कहते हैं। जैसे वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, यहां मैं किसकी बात कर रही हूं, ऑल्दो वॉकिंग क्या है, चलना है, लेकिन मैंने क्या कहा, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो यहां हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारा नाउन कौन हो गया, वॉकिंग हो गया। सो वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, इसलिए मैंने इज लगाया है यहां पे। ठीक है, एंड लास्ट आ जाओ क्लॉज, द फैक्ट दैट ही इज पुअर इज नोन टू मी। तो क्लॉज भी हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ा है वीडियो। क्लॉजेस क्या होते हैं बेटा, क्लॉज सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे यहां पे देखो, द फैक्ट दैट ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये एक क्लॉज हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जोड़ी। ही इज पुअर इज नोन टू मी, तो यानी इन क्लॉजेस में हमने क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। बात समझ आए कि नहीं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्फिनेटिव फ्रेजेस, जेरेंड और क्लॉज में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो भाई 21st पे आते हैं। 21st की कहानी क्या है भाई, मैनी ए और एन प्लस नाउन तथा मोर देन वन प्लस नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी क्या, बात को समझो, ऐसा कोई सेंटेंस बेटा मेरे जिसमें मैनी आए, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें मैनी आए
और उसमें ए या एन हो, आर्टिकल में या तो ए हो या तो एन हो, और उसके साथ एक नाउन, एक संज्ञा जुड़ा हो, और उसके साथ एक संज्ञा जुड़ा हो, तो क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। कैसे मैम? एग्जाम्पल देखो, मेनी अ मैन वॉज किल्ड। अब इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि काफी सारे जो है आदमी मारे गए। अब ऑल्दो बात तो प्लूरल हो रही है, लेकिन कहने का अर्थ कैसे हुआ? मैनी अ, हमने यहां आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, तब हम सिंगुलर वर्ब यानी वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज, कहीं पे भी मोर देन वन प्लस नाउन हो, यानी ये लाइन लिखी हो मोर देन वन और उसके साथ कोई संज्ञा जुड़ी हो, तब भी सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन बॉय वॉज एब्सेंट। मोर देन वन हुआ, बॉय क्या हो गया? नाउन, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, वॉज एब्सेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बेटा एक नोट करने वाली बात है, कुछ वाक्यों की बनावट मोर प्लस प्लूरल नाउन होते हैं। यहां तुम देखोगे मैन क्या है बेटा? सिंगुलर नाउन है। बॉय क्या है? सिंगुलर है। तो इस केस में हमने सिंगुलर लगाया, लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस है जहां नाउन प्लूरल होगा। तो मैंने कहा है ना, विधि का विधान याद रखना, नाउन अगर प्लूरल हुआ तो तुम्हारा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे मोर बॉयज देन वन वर प्रेजेंट, मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट। आई होप दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर। चलिए, इफ दिस इज क्लियर देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब यहां पे हमने इसको दो पार्ट्स में बांटा है। यदि टीम के साथ, अब टीम्स में भी कुछ बातें आती हैं। अच्छा, ये कौन से केसेस हैं? ये बहुत ही छटे हुए केसेस हैं, यानी बहुत ही पर्टिकुलर। शुरुआत में जो मैंने आपको 1st to 10th केसेस बताए ना, वो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। अब ये कुछ केसेस हैं, जैसे तुम हर बार टीम नहीं कहोगे, तुम क्रिकेट की बात कर रहे हो, हॉकी की बात कर रहे हो, गेम्स की बात कर रहे हो, टीम बोलोगे। तो इन केसेस में क्या लगता है बताते हैं, यदि टीम के साथ उस देश का नाम प्रयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे मैंने कहा इंडियन टीम, जैसे इंडियन टीम कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या होगी? वैसे हम क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो सब आएंगे तुम्हारे दिमाग में, विराट कोहली, धोनी, एक की तरह रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन टीम। तो जब एक की तरह रिप्रेजेंट करें यानी टीम के आगे कंट्री का नाम जुड़ा हो, तब सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों? बिकॉज जब मैंने कहा इंडियन टीम तो मैंने कहा भारतीय टीम, वो एक है, उस पूरी टीम को हम एक मानते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। इंडियन टीम हैज वॉन द मैच, यानी भारतीय क्रिकेट मानो भारतीय टीम ने जो है मैच जीता। और मैम अगर टीम की जगह उस देश का नाम लिया जाए तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे अगर मैंने यहां इंडियन टीम नहीं कहा, मैंने सिंपली कहा इंडिया, तब मैं नहीं कहूंगी इंडिया हैज वॉन द मैच, तब मैं कहूंगी इंडिया हैव वन द मैच। दिस इज द डिफरेंस, नोट इट डाउन। क्या कहा? अगर इंडियन टीम बोला तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया कहा तो प्लूरल आएगा। इंडिया हैव वन द मैच या ऑस्ट्रेलिया हैव वन बाय वन विकेट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां लगता है बच्चों को कि मैम इतना पढ़ा था फिर भी ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि तुम क्या करते हो, तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5-10 रूल पढ़ रही है, चले गए। इन एक्सेप्शन को कौन पढ़ेगा? एंड देयर आर वेरी फ्यू टीचर्स जो इन सारी बातों को बताते हैं। तो मैंने कहा ना, मैं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी जितनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जरूरी है। चलिए, थर्ड क्या है? अब देखो, यदि टीम शब्द से एक समुदाय या एक यूनिट का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर, और यदि टीम के सदस्यों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल। जैसे पहला देखो, दिस टीम वॉज प्लेइंग, यानी अगर मैं इस पूरी टीम की बात करूं, वो एक यूनिट में एक काम कर रहे हैं, तो वॉज आएगा यानी सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं टीम के सदस्य यानी मैं टीम मेंबर्स की बात करूं तो प्लूरल आएगा, टीम वर डूइंग एक्सरसाइज। ओके, क्योंकि टीम में एक्सरसाइज कौन करेगा? लोग करेंगे। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है? जब एक से अधिक टीम का बोध कराना हो तो टीम का टर्म प्लूरल टीम्स से किया जाता है। ओके, चलिए भाई, अब 23rd आते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे, है कि नहीं? ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, एवरीथिंग, एवरीवन, है ना? इनके साथ वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। जैसे ईच ऑफ देम हैज गॉन, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी आर हैप्पी नहीं कहते, एवरीबडी इज हैप्पी, क्योंकि इससे हम सबका बोध करते हैं एंड सबको हम वन की तरह मानते हैं। ठीक है। नाइदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड, यानी इन दोनों में से कोई भी व्यू अच्छा नहीं है। नोबडी इज इन द रूम,
रूम में कोई भी नहीं है। तो यहां हमने क्या यूज किया बेटा, सिंगुलर वर्ब। नोट करने वाली एक बात है, यदि ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद एपोजिशन की तरह हो तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे वी ईच विश टू राइज, तो वी ईच, वी भी कहा और ईच भी कहा, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ईच क्या हो गया, एपोजिशन हो गया। तो इन दिस केस विश क्या हो गया हमारा, प्लूरल वर्ब। बेटा अगर विशेस कहती तो होता सिंगुलर, विश कहा है तो क्या होगा, प्लूरल। दे ईच, दे भी कह रही हूं, ईच भी कह रही हूं, तो दे क्या हो गया हमारा नाउन, ईच क्या हो गया एपोजिशन, तो हैव अ प्रॉब्लम, प्लूरल वर्ब यूज किया है। द व्हील्स ईच हैव 12 स्पोक्स, तो हैव क्या हो गया हमारा, प्लूरल वर्ब। द व्हील्स ऑलरेडी नाउन हो गया, ईच क्या हो गया एपोजिशन, तो हैव यूज किया हमने प्लूरल वर्ब। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नन वर्ड हम सभी ने सुना होगा, NONE, जिसे हम नो वन की जगह कहते हैं नन। नन के साथ सिंगुलर वर्ब एवं नन ऑफ द प्लूरल नाउन, कोई भी आया उसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा नन ऑफ द प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। यानी बेटा किसी सेंटेंस में अगर तुम्हें नन ऑफ द सुनाई दे और उसके साथ तुमने प्लूरल नाउन यूज किया हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो उसके साथ क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। नन ऑफ द बॉयज आर हियर, आई हैव ऑर्डर्ड द सीमेंट बट नन हैज अराइव्ड, और अगर सिर्फ नन कहोगे तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। बात समझ आई, सिर्फ नन होगा तो सिंगुलर, सिर्फ नन सिंगुलर, और अगर नन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन हुआ तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। बात समझ आई, बहुत शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 25th पे आते हैं। ऑल का अर्थ, अब ऑल वर्ड हम सब जानते हैं, नन पढ़ लिया, नो वन, ऑल यानी सबके बारे में बात करते हैं। ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज यानी एवरीथिंग हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, यानी ऑल मैं सबकी बात कर रही हूं एज वन यूनिट, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। और जब इसका अर्थ व्यक्ति या वस्तु की संख्या बोध कराने के लिए होता है तब प्लूरल आता है। जैसे अरे हमारे 3 इडियट्स की फेमस लाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल थोड़ी ना कहते हैं, ऑल नहीं है वैसे, वो ऑल होता है, ठीक है, वो तो अपन फनी तरीके से बोलते हैं। तो ऑल इज वेल, यानी इससे मेरा क्या मतलब है, ऑल से मेरा क्या मतलब है, तुम पूछो यार मैम बाकी सब ठीक है, तो मैं बोलूंगी हाँ भाई बस चल रहा है, सो यानी एवरीथिंग इज वेल। तो एवरीथिंग यानी ऑल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ, तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन मैंने जब ऑल का यूज क्या किया, सबकी संख्या यानी नंबर बताने के लिए, जैसे मैंने कहा आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स, ऑल आर हियर, तो यानी सारे प्लेयर यहाँ हैं, तो यहाँ ऑल क्या बता रहा है, प्लेयर का नंबर, कि सबके सब आ गए यहाँ पे, तो यहां हमने क्या यूज किया बेटा, प्लूरल वर्ब। बात समझ आए, आई विल टेल यू ऑल दैट वाज डिस्कस्ड, ऑल यानी यहां अब ऑल जितनी सारी बातें हैं, तो वो संख्या थोड़ी ना है, वो तो एवरीथिंग है, तो मैंने क्या यूज किया, सिंगुलर। आई हैव चेक्ड द टायर्स, ऑल आर ओके। अब जब मैं टायर की बात करूंगी जाहिर सी बात है 4 या 6 टायर्स की मैं बात कर रही हूं, तो ऑल आर ओके यानी संख्या बताई तो प्लूरल वर्ब। इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू 26 वन। अब भाई प्रोनाउन की बात ही, फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, ये सब चीजें आपने देखी होगी ना। अंडरस्टैंड का जब हम प्रयोग करते हैं तब नाउन के बदले होता है, एंड यदि इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, और नाउन के बदले अगर हम प्लूरल की बात करें तो क्या होता है, इसका अर्थ प्लूरल में आता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, अच्छा उससे पहले, एग्जाम्पल से पहले मैं तुमको मीनिंग समझा दूं, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जिनको मीनिंग ही नहीं आता है। बेटा फॉर्मर और लेटर, इनका मीनिंग समझो, और ये लेटर की तो पहले स्पेलिंग देख लो, लेटर नहीं है और लेटर नहीं है, LATTER। जैसे मान लो मैंने कहा रीमा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, ठीक है, इस सेंटेंस को देखना, रीमा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज रीमा एंड Sam are friends. The former is a girl and the latter is a boy. इधर देखो, इस सेंटेंस को देखो, फॉर्मर और लेटर का मीनिंग आज समझ के जाओ यहाँ पे, ठीक है। रीमा एंड सैम आर फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस में मैंने 2 लोगों की बात की, ठीक है।
अब मैं बताना चाहती हूं कि भाई ये जो पहली वाली है ना, ये लड़की है और दूसरा वाला लड़का है, तो क्या बोलूंगी, द फॉर्मर इज अ गर्ल। फॉर्मर मतलब क्या, पिछले सेंटेंसेस में जब आपने दो लोगों की बात की तो जो पहला इंसान है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मर। तो फॉर्मर इज अ गर्ल यानी रीमा लड़की है, एंड द लैटर, लैटर यानी जिस दूसरे इंसान की बात की आपने उसे लैटर कहते हैं, तो द लैटर इज अ बॉय, यानी सैम क्या है, एक लड़का है। बात समझ आई कि नहीं, फॉर्मर और लेटर का मीनिंग समझ आया। चलिए अब कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, ऑफ सीपीआई एंड बीजेपी द लैटर इज मोर पॉपुलर पार्टी। द लैटर इज मोर, जब हमने सेंटेंस की शुरुआत ऑफ से करी है तब हमने क्या कहा है, द लैटर इज, यानी हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। बिटवीन डॉग्स एंड कैट्स, अब जब मैंने बिटवीन का वर्ड यूज किया, द फॉर्मर आर मोर इक्वल, तब हमने क्या बोला, प्लूरल वर्ब बोला, ठीक है। द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, जब हम न्यू रेट्स की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब। द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, क्योंकि न्यू रेट्स है, रेट्स यानी क्या हुआ, प्लूरल, एक रेट की बात थोड़ी ना बोली, रेट्स बोला। अब मैंने कहा द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट यानी क्या, एक ही रिपोर्ट की बात है कि नहीं, एक ही की बात है, तो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो यहां पे क्या है, अंडरसाइंड वर्ड का यूज किया गया है, रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट है द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया है। इन शब्दों के साथ एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाते हैं, यानी फॉर्मर का फॉर्मर्स नहीं हो जाएगा, लैटर का लेटर्स नहीं होगा, बिटवीन्स नहीं होगा, अंडरसाइंड्स नहीं होगा, फॉलोइंग्स नहीं होगा, है ना, एस नहीं लगाना है अपने को। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है 27 पे, जब वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आए तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कहीं भी आपने वन ऑफ देखा और उसके साथ कोई भी नाउन हो, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स दिख गया आपको, है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलवेज स्टेज इन मोटल्स, तो ऑलवेज क्या हो गया बेटा, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ ऑलवेज स्टेज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वन ऑफ द टीचर्स हैज अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, तो वन ऑफ हो गया एंड टीचर्स क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। कैसा नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है, टीचर्स, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, दैट इज हैज। बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। चलिए 28 पे आते हैं, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप मान लो हु हो, विच हो, दैट हो, तो वर्ब इसके तुरंत पहले आए तो वो नाउन के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखते हैं, फर्स्ट वन में क्या दिया है, आई एम द मैन हु हैज हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, हु, तो हु से पहले जो भी नाउन आया है, क्या कहा गया है बेटा, आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं हु, विच और दैट, तो यानी जहां भी ये यूज हो उसे जस्ट पहले जो नाउन आता है ना, अगर वो सिंगुलर हो तो तुम्हारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, एंड इफ इट इज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम द मैन हु हैज हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे इससे पहले क्या है, नाउन द मैन, मैन यानी क्या, एक इंसान की बात है, तो भाई सिंगुलर है हमारा नाउन, तो वैसे ही हमारा जो है वर्ब क्या हो जाएगा, वो भी सिंगुलर होगा, यानी हैज लगा है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला देखो, द पेन दैट इज हियर इज माइन, सो यहाँ दैट है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले नाउन क्या है, पेन, पेन यानी एक ही पेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंगुलर है, सिमिलरली हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो और देख सकते हो, he is one of those who hate smoking, it is I who have sung a song, so I hope it is clear। हम जैसे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे जो भी नाउन होगा उसके हिसाब से हमारा वर्ब डिसाइड होगा। मूविंग ऑन टू 29th वन, यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली से जुड़े जाएं तो वर्ब लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, यानी जैसे मैं कहती हूं ना, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल कंट्रीज आर इन ट्रबल, यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं, हो सकता है जैसे हम बात करें कोई पैंडेमिक आया है ना, कोई एपिडेमिक आया है, कोई वायरस फैल गया हो, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल कंट्रीज आर इन ट्रबल, यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं, नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी सारी कंट्रीज भी ट्रबल में है, तो इस केस में क्या होगा, नॉट ओनली इंडिया के साथ हम क्या यूज करेंगे, नॉट ओनली इंडिया ऑल अदर कंट्रीज, तो यहाँ पे कंट्रीज क्या हो गया बेटा, अपना प्लूरल नाउन हो गया या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इस केस में हमने वर्ब कैसा लगाया है, प्लूरल, कंट्रीज के साथ आर। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली द बुक्स बट द नोटबुक वाज आल्सो गुड, तो बेटा नॉट ओनली द बुक्स,
बट द नोटबुक, बट के बाद क्या आया है आपका नोटबुक, जिससे हमने कंपेयर किया। अब मैंने नोटबुक्स नहीं कहा है, आई सेड नोटबुक, विच मीन्स ये हो गया सिंगुलर नाउन। तो अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा हो गया, यहाँ पे देखो वॉज लगाया है, सिंगुलर वर्ब। बात समझ आई? यहाँ पे कंट्रीज था तो उससे हमने आर लगाया, नोटबुक है तो हमने वॉज लगाया। ओके, तो ये पर्सन एग्रीमेंट तो आपको चलना ही पड़ेगा, सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल। मूविंग ऑन 30th, किसी भी सेंटेंस में जब आपको शुरुआत में नथिंग बट दिखे, है ना, नथिंग बट स्नो इज सीन, यानी मान लो तुम कश्मीर गए हो, तुमको और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बर्फ दिख रही है, तो कैसे बोलोगे, नथिंग बट स्नो, आर नहीं बोलोगे, स्नो इज सीन। कुछ भी हो गया, नथिंग बट ट्रीज इज सीन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ट्रीज तो प्लूरल है, ये तो बहुवचन है, लेकिन मैंने क्या कहा उससे पहले, नथिंग बट। तो ये रूल है कि अगर नथिंग बट हो तो चाहे उसके साथ कोई भी नाउन हो, कैसा होगा तुम्हारा वर्ब, सिंगुलर होगा। नथिंग बट ट्रीज इज सीन, और कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं। ओके, चलिए छोटे छोटे रूल्स हैं ये। 31st, जब ऑफ द्वारा दो सब्जेक्ट जोड़े गए हों, यानी आपके दो सब्जेक्ट हैं, उसके बीच में क्या लगा हो, ऑफ वर्ड लगा हो, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल देखो, द पेजेस ऑफ बुक आर मिसिंग। द पेजेस, पेजेस हुआ एक सब्जेक्ट, नाउन है ना, पेज पन्ने होते हैं कि नहीं। दूसरा क्या हो गया, बुक हो गया। किससे जुड़े हैं, ऑफ से जुड़े हैं। अब मैंने क्या कहा, जब दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हों तो तुम किसको देख के वर्ब लगाओगे, पहले वाले को। पहला वाला क्या है, पेजेस, पेजेस यानी क्या, प्लूरल, तो कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल। द पेजेस ऑफ बुक आर मिसिंग, यानी किताब के पन्ने जो है मिसिंग है, गुमशुदा है, खो गए हैं। नेक्स्ट देखो, हाउसेस ऑफ दिस टाइप हैव 2 रूम्स, यानी हाउसेस ऑफ दिस टाइप का मतलब क्या हुआ, इस तरह के घरों में, हम बोलते हैं ना, अरे इस तरह के घरों में जो है ना 2 रूम्स होते हैं। तो हाउसेस हो गया पहला नाउन, दिस टाइप हो गया दूसरा नाउन। तो हाउसेस पहला सब्जेक्ट है, ये कैसा है मैम, ये तो प्लूरल में है, तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल, यानी हैव। इज द स्टोरी क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो के बाद यदि सिंगुलर नाउन हो, बेटा ऐसा कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो और उससे पहले नो आ जाए, जैसे नो पर्सन, नो बुक, तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल। जैसे नो पर्सन ऑफ दैट नेम हैज कम, नो बुक इज अवेलेबल। एंड सिमिलरली जब तुम इसको प्लूरल में कहोगे तो कहानी पलट जाएगी, नो पर्सन्स ऑफ दैट नेम हैव कम, नो बुक्स आर अवेलेबल। आई होप द स्टोरी इज क्लियर। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, लास्ट में तो बिल्कुल फटाफट भगते जाएंगे शताब्दी की एक्सप्रेस से। जब मीन्स का अर्थ उपाय या साधन हो तब ये अपने पहले आने वाले शब्द के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है, किंतु जब इसका अर्थ रुपया या पैसा हो तब यह हमेशा प्लूरल माना जाता है। जैसे मैं बताती हूं, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। पहले तो मीन का एक मतलब है उपाय, एवरी मीन्स यानी क्या, हमने हर कोशिश कर ली, हर उपाय कर लिया। तो इस केस में जब मीन्स का अर्थ उपाय या साधन हो तो सिंगुलर आएगा, साधन से सिंगुलर याद रखेंगे, ठीक है। एवरी मीन्स हैज बीन ट्राई, हमने हर कोशिश कर ली। लेकिन कभी कभार मीन्स का अर्थ जो है ना पैसे के रिश्ते में भी होता है, जैसे सच मीन्स आर अनप्लेजेंट, यानी इस टाइप का पैसे का व्यवहार बिल्कुल ही गलत होता है। तो सच मीन्स में हमने क्या यूज किया, इस टाइम पे प्लूरल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव्स भी जो बच्चा देना चाहते हैं ओलंपियाड, उनमें भी पूछी जाती हैं। तो एज आई ऑलरेडी सेड कि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाती हूं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको तब जरूर काम आएगी। ओके, चलिए 34, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित नाप यानी मेजर्स, वेट्स, अमाउंट, टाइम या डिस्टेंस का बोध हो, इन सब चीजों का पता चलता है, तब प्लूरल होने पर भी वो एक कलेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। बेटा 10 किलोमीटर्स क्या हो गया, ये मुझे क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, दूरी। तो दूरी एक यूनिट की तरह एक्ट कर रही है ना। ऑल्दो 10 किलोमीटर है तो प्लूरल, लेकिन वो एक ही बात बोल रही हूँ, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, यानी 10 किलोमीटर चलना तो बहुत लंबी वॉक हो जाएगी। 50 रुपीज इज सफिशिएंट फॉर मी। ऑल्दो 50 रुपीज क्या है, 50 रुपए है ना, एक को रुपी कहेंगे, 50 को रुपीज, दिस इज प्लूरल। बट अगेन ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक यूनिट की तरह, एक 50 के नोट की तरह एक्ट कर रहा है।
तो इज सफिशिएंट फॉर मी, तो इस टाइम पे भी हम सिंगुलर वर्ड्स का यूज करेंगे। एंड ये ऑनेस्टली ये सब वो लाइंस है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इनको गलत करके आए हैं बच्चे। पता है कैसा क्वेश्चन आता है, 50 रुपीज डैश सफिशिएंट फॉर मी, और तुमको ऐसा ब्रैकेट में दे देंगे, और बच्चे क्या करते हैं, आर टिक करके आते हैं। ये वही गलतियां जो तुम लोग करते हो। तो वही एग्जाम्पल मैंने बहुत ही सोच समझ के डाले हैं यहाँ पे, ताकि अब जब एग्जाम में ऐसे ही फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि हम एंड में सॉल्व करेंगे, तब गलती नहीं करोगे। थोड़ा वक्त लगेगा हो सकता है, लेकिन रूल्स तुमको धीरे धीरे सारे याद होते जाएंगे। चलिए, जैसे 3 months इज नॉट इनफ टाइम, 3 महीना इनफ टाइम नहीं है। 3 tons ऑफ कोल हैज बीन सेंट। चलिए, नोट करने वाली बात क्या है, जब इनसे अलग अलग यूनिट का बोध हो तब ये बहुवचन होते हैं। जैसे 5 months have passed, 200 rupees were distributed। यानी जब हम इनसे अलग अलग बातों का, बेटे डिस्ट्रीब्यूटेड यानी क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, बांटना। तो बांटे गए विच मीन्स एक कलेक्टिव यूनिट की तरह ये एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब कलेक्टिव की तरह एक्ट नहीं करोगे तो तब तुम इसको प्लूरल में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 35th आते हैं, सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, एज वेल एज, नॉट विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, no less than, rather than, like, unlike, but, except। इन शब्दों द्वारा अगर जोड़े जाता है सब्जेक्ट, तो इनका जो वर्ब है पहले सब्जेक्ट यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज लाइक हिम डू द सेम। द बॉयज, ये क्या हुआ, एक सब्जेक्ट, लाइक वर्ड ने जोड़ा है, लाइक हिम ये हुआ दूसरा सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट हैं, किसके हिसाब से वर्ब लगाऊंगी, मैम पहले के हिसाब से। तो पहला क्या है, बॉयज है, ये क्या होता है, प्लूरल। तो यहां हमने वर्ब क्या लगाया, डू प्लूरल वर्ब होता है, डज होता है सिंगुलर, डू होता है प्लूरल, ठीक है भाई। चलिए, अ रॉबर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। अ रॉबर एक सब्जेक्ट हुआ, विद ने, विद ऑल ने जोड़ा है, हिज फॉलोअर्स दूसरा सब्जेक्ट, किसके हिसाब से लगाएंगे, सिंपल सी बात है, पहले के हिसाब से। अ रॉबर क्या है, सिंगुलर, एक रॉबर की बात हो रही है, और उसके फॉलोअर्स तो जाए भाड़ में, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको रूल ने कहा है कि हम पहले सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करें। तो पहला सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर है, तो कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। अ रॉबर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट देखो, अ टैक्सी, ये हो गया एक सब्जेक्ट, अलोंग विद ये कनेक्टिंग वर्ड हो गया, पैसेंजर्स दूसरा सब्जेक्ट। अब क्या करूंगी, 2 सब्जेक्ट है, किसके हिसाब से, पहले के हिसाब से। अ टैक्सी क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगाया मैंने, इज ट्रेसलेस। राम एक सब्जेक्ट, एज वेल एज ने कनेक्ट किया, हरी हो गया दूसरा सब्जेक्ट, एंड गोविंद, अरे भाई 3 आ गए यहाँ पे देखो। तो अब हम किसके हिसाब से लगाएंगे, पहला। राम क्या है बेटा, सिंगुलर, तो कैसा वर्ब लगाऊंगी, सिंगुलर। राम एज वेल एज हरी एंड गोविंद लाइक्स करी, बेटा लाइक्स है तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है, लाइक होता तो क्या होता, प्लूरल वर्ब होता। कहानी क्लियर है कि नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई जहां गलतियां करते हो, ठीक है, देखते चलो। चलिए 36 था, फटाफट से। वाक्य में अगर सेंटेंस में मच, मोर, लिटिल, लेस सब्जेक्ट की जगह अगर यूज किए जाएं तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एंड कौन से केस में, जब इनसे क्वांटिटी पता चले, जैसे मच टाइम इज लॉस्ट। मच टाइम यानी मुझे पता चल रहा है, क्वांटिटी यानी काफी वक्त, है ना। मच टाइम इज लॉस्ट यानी आप फोन चलाते रहते हो, काफी टाइम बर्बाद कर देते हो, तो काफी टाइम जो है बर्बाद हो चुका है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लिटिल हैज बीन डन सो फार। अब लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा। अब थोड़ा तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी बताता है ना, तो लिटिल हैज बीन डन, तो हैज हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे यूज किया है। तो जब भी ये 4-5 वर्ड आए, मच, मोर, लिटिल, लेस, और ये किसी की क्वांटिटी बताएं, तो उन्हें हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब के तौर पे। चलिए, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे आके ना थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं हम। मैंने बताया तुमको, फिर से बताते हैं, शुरू के 10 जो रूल होंगे, 10-12 रूल वो कलेक्टिव थे, आगे आते वाले रूल स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक जहां गलतियां होती हैं। अब ऐसे 100-150 नहीं है, सिर्फ 30-40 ही हैं जो आपको पढ़ते हैं। हेयर वर्ड में बड़े कंफ्यूज होते हैं। हेयर में कैसे होता है, देखो, हेयर का प्रयोग सिंगुलर में होता है, किंतु जब बालों की संख्या बतानी हो तो हेयर्स लिखा जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ महान लोग होते हैं, कहते हैं
हेयर्स वर्ड ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा, हेयर्स वर्ड ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बट हाँ इसकी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? जब आप बालों की संख्या बता रहे हो तब आप हेयर्स कहोगे, तब आप हेयर्स कहोगे, लेकिन नॉर्मली बहुत कम होता है हम संख्या बताते हैं, हम नॉर्मली हेयर कहते हैं कि उसके बाल कितने अच्छे हैं, हर हेयर इज सो गुड, हर हेयर कहूंगी मैं, हर हेयर्स नहीं कहूंगी, इस गलती को सुधार लो। हर हेयर इज ग्रे, हर हेयर, मैं उसके बालों के बारे में बता रही हूं, सिंगुलर ही यूज होगा और हेयर्स नहीं होगा। ये कौन सा केस है? बहुत कम केसेस हैं जब आप हेयर्स बोलते हो, जब आप क्वांटिटी बता रहे हो, जैसे मतलब पूरे बाल हैं, गिने चुने बाल होते हैं ना, किसी के सफेद बाल होते हैं या ग्रे कलर के बाल होते हैं, तो मैं कहूंगी 5 hairs on his head are grey। इस केस में मैं प्लूरल करूंगी यूज, क्योंकि मैंने हेयर्स को भी लिखा है प्लूरल, बट दिस इज अ वेरी रेयर केस, मार्क माय वर्ड्स, 3 बार कहूंगी, रेयर 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 केस है ना, जब हम किसी के बालों की संख्या बता रहे कि भाई 5 बाल उसके सर पे हैं जो ग्रे हैं, तो व्हेन यू आर टेलिंग द क्वांटिटी ओनली इन दैट केस मेरे बच्चे, तुम क्या यूज करोगे? हेयर्स बोलोगे और प्लूरल करोगे। बट रेस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं? हम बाल थोड़ी ना गिनते हैं, हम कहते हैं उसके बाल अच्छे कलर के हैं, उसके बाल जो है ब्राउन कलर के हैं, उसके बाल तो बड़े रफ हैं, तो कैसे बोलूंगी? हर हेयर इज रफ, हर हेयर इज वाइट, हिज हेयर इज शॉर्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई? कौन से केस में आएगा? हेयर वाला एग्जाम्पल, मतलब ये वो एग्जाम्पल है जो हम एवरीडे इंग्लिश में यूज करते हैं भाई, तो एवरीडे इंग्लिश तो गलत मत करो। चलिए नेक्स्ट आता है फटाफट, शुभकामना, वेल विशेस आए दिन देते रहते हैं हम एक दूसरे को, किसी की शादी हो रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी को बच्चा हो रहा है, किसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हर दिन देते हैं, तो हर दिन वाली बात तो आनी चाहिए। यानी वेल विशेस देने के लिए वाक्यों में प्रायः, प्रायः यानी पहले ही प्लूरल वर्ब लग जाता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव्स लॉन्ग नहीं कहोगे, है ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेसेस यू नहीं कहोगे, तो यहां पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, कब? वेल विशेस में, शुभकामनाओं में। फटाफट से आओ आगे। कभी कभी सेंटेंसेस में एज और देन का प्रयोग होता है, पर इनके बाद सब्जेक्ट छिपा रहता है। कैसे? मैं बताती हूं। ऐसे वाक्यों में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थ को ध्यान में रख के करना चाहिए। अब कुछ वाक्य होते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस लगा के उसका मीनिंग समझना है। इस केस को ध्यान से सुनना। देखो, there were not so many books as were needed। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे इतनी किताबें नहीं थी, as यानी जितनी हमें चाहिए थी। अब इस केस में बेटा जितनी यानी कुछ नंबर होगा, दिमाग लगाओ ना। जितनी तुम मान लो दिमाग में ठान के गए थे कि 10 किताबें हों, लेकिन there were not so many books as were नीडेड, जितनी चाहिए थी। तो यहाँ जितनी एक छिपा हुआ सब्जेक्ट है जो समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में है कि भाई मैं सोच के आई थी कि इतनी किताबें होनी चाहिए, तो जितनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तो यहाँ एज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा जितनी बता रहा है, छिपा हुआ सब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या होता है? वाक्य को समझना है। मैं किताबों की बात कर रही हूं, तो मैंने यहाँ पे प्लूरल यूज किया। अब जैसे देखो, देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज was expected। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूं, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया सिंगुलर वर्ब को। बात समझ आई कि नहीं? अगर नहीं आई है तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। चलो, देयर वर मोर डेथ्स देन वर्ड आया, was रिपोर्टेड, यानी जितनी रिपोर्ट करी गई थी उससे ज्यादा डेथ वहां पे हुई थी। तो यानी ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि तुम सेंटेंस को हिंदी में बोलो, दिमाग लगाओ। जितनी डेथ्स, जितनी मृत्यु हुई थी उतनी रिपोर्ट नहीं की गई। देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड। तो जब हम जरूरत की बात करें ना यूजुअली, तो जरूरत में हम प्लूरल यूज करेंगे, जैसे देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए अब भाई आई होप सभी को जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या बातें हैं। तो जितना हमने पढ़ा है, आइए उसको थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं, एंड आई होप नो वन इज गोइंग टू डिसअपॉइंट मी। फटाफट से बेटा हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। अब एक्सरसाइजेस हैं, आपको करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको जो है सेंटेंसेस दिए हैं और डैश लगाए गए हैं। इन डैश में आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एंड वो कैसे बताओगे आप बेटा? जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स के हिसाब से अपने को जो है बिल्कुल आंसर देना है। ठीक है, आइए बच्चा फटाफट से सॉल्व करते हैं। नंबर 1, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश हर ओन ड्रेस, हैज और हैव। अब यहां तुम देख पा रहे हो पहले सेंटेंस में क्या दिया है? ईच।
ईच ऑफ द गर्ल्स। ऑल्दो अब हमें पता है भाई गर्ल्स तो प्लूरल होता है, लेकिन अभी अभी रूल पढ़ के आए थे, अगर ईच लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा और नाउन भले ही तुम्हारा प्लूरल हो, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर, क्योंकि हम हर लड़की की बात कर रहे हैं, तो एट अ टाइम हर लड़की तो एक ही हुई, विच मीन्स हम क्या लिखेंगे? ईच ऑफ द गर्ल्स हैज हर ओन ड्रेस। तो यहां पे हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, हैज। बात क्लियर है कि नहीं? ईच लगा है और गर्ल्स है भाई, ईच के साथ आपने नाउन यूज किया है। चलिए नंबर 2, 5 miles डैश लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें इज आएगा या आर आएगा? अपने आंसर बताते जाओ, दिमाग में बिल्कुल सही होने चाहिए। क्या है? 5 miles। अब 5 miles तो 5 मील हुए, भले ही ये प्लूरल है, लेकिन 5 miles किसे दर्शा रहा है बेटा? डिस्टेंस को दर्शा रहा है। तो अभी लास्ट ही कुछ लास्ट सेकंड थर्ड हम पढ़ के आए हैं रूल कि अगर कोई डिस्टेंस का बोध करे या बताए एज अ कलेक्टिव यूनिट, तब हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। तो यानी मैं क्या कहूंगी? 5 miles इज लॉन्ग डिस्टेंस, है ना? 5 miles एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है। Many a man dash tried hard to climb the treacherous mountain range। have या has आएगा। तो जैसे ही बच्चा लोग ने देखा मैम many a man आया है, यहाँ पे many के साथ आपने क्या यूज किया है? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन है, वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर, यानी has। Many a man has tried hard to climb the treacherous mountain range। ओके, चलिए नंबर 4, the furniture of the house dash quite impressive। is आएगा या आर आएगा? Now when I am saying furniture of the house, इसमें हम क्या कह रहे हैं? घर का फर्नीचर। तो एक कलेक्टिव यूनिट की तरह हो गया। ये किसके तौर पे है? सिंगुलर के तौर पे है कि नहीं? एक ही घर की बात कर रहे हैं हम, कलेक्टिवली फर्नीचर की। तो सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, यानी द फर्नीचर ऑफ द हाउस इज क्वाइट इंप्रेसिव। इज इट क्लियर? चलिए moving on to the 5th question, few students dash coming to the party। is आएगा या आर आएगा? भाई ये तो बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है। few students, students कैसा है बेटा? प्लूरल नाउन है, एस लगा है, तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल, यानी few students are coming to the party। okay, number 6, Uma, my childhood friend dash leaving for Delhi next month। is या आर? ये एग्जाम्पल याद है, पढ़ाया था मैंने, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब ये क्या है? ये एपोजिशन है, ये नाउन फ्रेज है। तो इसमें हमारा नाउन हो गया उमा, ये हो गया नाउन फ्रेज। तो हमें किस पे डिसाइड करना है? इस पे। उमा क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसमें हम वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। उमा माय चाइल्डहुड फ्रेंड is leaving for Delhi next month। और एक सिंपल बात बताऊं, कभी कभी तो इतना रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा, तुमको देखते ही समझ आ जाएगा। यानी ऐसे हो जाओ इंग्लिश में, when you see the sentence you can tell, oh is it right or is it wrong। होता है ना, it is sounding right or it is sounding wrong। All right, so dear students, ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व कराए। अब लास्ट में जो है आपको मैं चेक करना चाहती हूँ मैंने जितना पढ़ाया बेटा समझ आया कि नहीं। तो होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आप सब मुझे बताएंगे। कहाँ पे? नीचे एक सेक्शन दिया होगा, कॉमेंट्स करके है, सिंपल सा पैटर्न है, आपको HW लिखना है, इतना करोगे और डैश लगाना है एंड सिर्फ अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसमें इज आएगा या आर? होमवर्क करके डैश करके सिर्फ अपना आंसर बताइए इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं वहीं पे आके चेक करूंगी। एंड मुझे तो इतनी उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना आंसर जो है ऑलरेडी सबमिट कर दिया होगा। So dear learners, with this we end the wonderful session for subject verb agreement। Hopefully ये जो agreement चला है, जितने भी रूल्स है सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताए हैं। तो आपके अगर डाउट्स बेटा क्लियर होते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो, टीचर्स हो, सबको शेयर करिए ताकि इंग्लिश ग्रामर में जो है सब बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए। सो मिलते हैं हमारे अगले ग्रामर के सेक्शन में। टिल देन गुड बाय।